प्रोडक्ट हूँ मैं बुनियादी तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बेस प्रोडक्ट हूँ। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया और उसके बाद आला तालीम हासिल करने जो है फिर मैं जनूबी कोरिया चला गया। वहाँ से पीएचडी की और पोस्ट डॉक किया मैंने आयरलैंड से। और उसके बाद क्योंकि मुस्लिम उम्मा की जो खिदमत है उसका जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था, तो मैं सऊदी अरब चला गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 2-3 साल बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, अमेरिका को हमारी बड़ी ज़रूरत है, तो फिर मैं अमेरिका आ गया। 1 साल न्यूयॉर्क गुजारने के बाद दोबारा मिडल ईस्ट वालों ने कहा नहीं जी, आपको तो यहाँ पे हमें कुछ काम करना चाहिए, एक डिपार्टमेंट है जो आपके लिए पड़ा हुआ है, आप आके तो डिपार्टमेंट संभाल। तो फिर मैं ओमान चला गया एज अ चेयर कंप्यूटर साइंस एक यूनिवर्सिटी में, कुछ अर्सा वहाँ पे रहा और पिछले 3 साल से जो है वो वापस फिर अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में क्लार्कसन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ बिजनेस बेसिकली और कंप्यूटर साइंस के साथ मेरी वो है अफिलिएशन। अब यहाँ पे ये जो है सीन वो ये है कि छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है जहाँ पे मैं रहता हूँ। बड़े 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 शहरों में यानी न्यूयॉर्क में भी रहा हूँ, सऊदी अरब के रियाद में रहा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, लेकिन इस उम्र के हिस्से में मुझे ये लगता है कि यार ये जो छोटे कस्बे हैं यहाँ पे रहना मेरे लिए थोड़ा बेहतर है। क्यों? ट्रूथ बी टोल्ड, बुनियादी तौर पे पेंडू आदमी हूँ जी। तो पिंड जो है ना जी मेरा, वो अगर मैं आपको बताऊं कि कैसा था 80s के एंड पे और 90s के शुरू में, तो कोई 2,500-3,000 बंदे का गांव था और गांव बिल्कुल सड़क के किनारे था। हाई स्कूल लड़कों का भी था और लड़कियों का भी। लेकिन बिल्कुल वो नहीं है कि छोटे मोटे हाई स्कूल हो, अच्छे खासे, यानी जो बॉयज हाई स्कूल है वो 1906 में बना था। 20-22 उसमें कमरे थे, फिजिक्स की लैब थी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब थी। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ जी। हॉकी का प्रॉपर ग्राउंड था, फुटबॉल का प्रॉपर ग्राउंड था, 8-10 बड़े बड़े ग्रासी लॉन्स थे। अगर हेडमास्टर अच्छा होता तो उनकी आराइश और जुबाइश और फूल भी लगे हुए होते, और अगर हेडमास्टर अच्छा नहीं होता तो फिर जाहिर है जो हाल होता है स्कूलों का वैसा ही होता। शाम को हम लोग इकट्ठे होके उन्हीं ग्राउंड्स में जाके हॉकी खेलते या फुटबॉल खेलते, क्रिकेट भी खेलते। तो जब 3 ग्रुप होते तो उस वक्त थोड़ा मसला होता कि ग्राउंड्स 2 थी, 3 ग्रुप्स थे, तो फिर जाहिर है कोई सुपरविजन तो थी नहीं, कोई सेंट्रल मैनेजमेंट तो थी नहीं। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उसका धौंस चलती वो ग्राउंड पे कब्जा कर लेता, बाकी जो है उनको ना ग्राउंड मिलती। तो स्कूल तो थे, एक्टिविटीज थी, उस्ताद भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए कि जो सवाल है उसका जवाब दे सकें, और ऐसे भी थे जिनका ख्याल था कि ये जो दरसी मॉडल टेस्ट पेपर में लिखा हुआ जवाब है वही दे सकें। गांव में बैंक था, स्कूल था, गांव में डाकखाना था, सरकारी डिस्पेंसरी या छोटा सा एक हॉस्पिटल था, गांव में क्या उसको कहते हैं, मवेशियों का, हैवानात का अस्पताल था। तो गांव जो है बेसिकली एक छोटा सा कस्बा था। तो क्योंकि पेंडू आदमी हूँ, तो अब बल्कि जो एक्टिविटीज थी उनके हवाले से अगर आप देखें तो आप सब लोगों को अंदाजा ही है कि जनाब गांव में किस किस्म की जाहिर एक्टिविटीज होती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जी आमतौर पे लोग जो थे वो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे। हमें कोई नहीं देखने आता था, लेकिन जब कबड्डी का मैच होता था तो पूरा गांव देखने आता था, हालांकि कबड्डी वाले रेगुलर खेलते भी नहीं थे। करीब तरीन जो शहर थे गोजरा और समुंदरी, वो कोई 20-20, 25-25 मिनट की मुसाफत पे थे और जाना जो है वो बिल्कुल आसान था। एक्टिविटीज के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि जी शाम को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज थी। गर्मियों सारी जो थी वो नहर पे गुजरती थी, गांव के पास से एक नहर है, उसमें पुल बना हुआ था, एक पुराना पुल था, एक नया पुल था, उन दोनों के दरमियान इतनी गहरी जगह थी कि
आप पुल से छलांग मारते थे तो नीचे लगाते थे, हम तो मारते थे लेकिन सुना है कि लगाते कहते हैं। तो जब आप छलांग लगाते थे तो नीचे पाँव नहीं लगते थे, इतनी गहरी वो थी। और वहाँ से जो है ना वो नहर पे तरबूज वगैरह भी ले जाया करते थे। तो इस किस्म का जो बेसिकली कल्चर था वहाँ पे, जिसमें हम लोग ग्रो किए। जो मज़हबी प्रैक्टिसेज़ थी, 2 मस्जिदें थी ज़ाहिर है, एक सुन्नियों की थी, एक वहाबियों की थी। उन एक-दूसरे का मैदान आना-जाना मना ही था लोगों का। गाँव में क्रिश्चियंस भी थे, तो गाँव में एक चर्च भी मौजूद था। तो अच्छी-खासी एक छोटा-सा जो था वो कस्बा-नुमा थी। लेकिन क्योंकि अभी भी मैं पिंड में या यहाँ पे भी एक गाँव में रहता हूँ, तो जो बेसिक चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि सिर्फ़ जो 2 गाँव हैं, उनके हवाले से किस तरह से कल्चरल और सोसाइटी का जो मेन फाइबर है, वो किस तरह से बना हुआ है। और उसके बाद जो बाकी बहुत सारी बातें नॉर्मली होती हैं, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से, वर्क एनवायरनमेंट के हवाले से, वो अस्मा मौजूद हैं, तो वो मैं उनके लिए छोड़ दूँगा कि अस्मा जो है वो उस हवाले से फिर जितनी बातें चाहें वो कर लें। मैं रूरल जो एरिया है, जो कल्चरल मेन सोसाइटी के हवाले से, उस पे बात इस तरह से इसलिए करना चाहता हूँ कि जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हमारे यहाँ, उनको भी थोड़ा-सा वो एड्रेस किया जा सके और बताया जाए कि जी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसे है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है इस कल्चर का, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो पैदा हुआ, पला-बढ़ा, यहाँ पे भी अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस हवाले से इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस ये है कि मेरी जो बेगम है वो गोरी है, मुसलमान है, हमारे बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं, वो मुसलमान है, उसके पेरेंट्स मुसलमान नहीं है, ठीक है? अब उनके साथ हमारा इंटरैक्शन है, पूरी जो उसकी फैमिली है उसके साथ भी इंटरैक्शन है। जो रिवायात, जो चीज़ें यहाँ पे हैं, उनके साथ जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो इस हवाले से जो कल्चरल एस्पेक्ट है उससे के हवाले से चीज़ें 1-2 शेयर करूँगा। अब अगर पाकिस्तानी गाँव की बात करूँ तो ज़ाहिर है जो अम, कल्चरल एस्पेक्ट थे रिहाइश के, हर बंदा दूसरे बंदे को जानता था। किसी घर में दोपहर में या दिन में तो कभी किसी की कुंडी भी नहीं लगी होती थी। आपने किसी के घर भी जाना था तो आप कहते हैं, "ओए घर आलिओ घरे जे" या किसी का नाम पुकारा और इधर चले गए। हर कोई किसी का चाचा था, मासी थी, खाला थी और ये रिश्ते थे। शादी-ब्याह पे वो सारे रिश्ते जो है ना वो इधर-उधर हो जाते थे जब तक लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते थे, कोई शादी नहीं होती। अ, और जो एक्टिविटीज़ जिस पे कम्युनिटीज़ इकट्ठी काम करती थीं, ज़ाहिर है शादियों पे था, नाच-गाने पे सारी लोग होते थे, अगले दिन बारात पे कोई जाए ना शकील जाए। साहब, माज़रत के साथ एक मैं छोटी-सी इंटरवेंशन कर रहा हूँ। देखिए, हम सब पाकिस्तान में ही रहते हैं और काफ़ी लोगों का बैकग्राउंड जो है वो रूरल बैकग्राउंड है। तो इस जो पाकिस्तान की जो डिस्क्रिप्शन है ना आपकी, उससे तो सब फ़ैमिलियर हैं। मेरा ख़्याल ठीक है हो गया, कि उससे आप फ़ोकस करें जो यहाँ पे जो कंपेरेबल जो पॉइंट्स हैं या कंट्रास्ट है, उसकी बात जी सर, ज़्यादा हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर तो पाकिस्तान के गाँव से भी सारे लोग फ़ैमिलियर हैं, जो कि अक्सर कुछ परसेप्शंस होती हैं गाँव के हवाले से। लेकिन बहरहाल लेट्स सी, यहाँ पे भी जो है बेसिकली गाँव है, वैसे ही स्कूल है, अ, वैसे ही छोटी-सी एक्टिविटीज़ हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी के हवाले से। पाकिस्तान में जो कम्युनिटी इवेंट्स थे, वो ना होने के बराबर थे। शादी-ब्याह जो हैं, वो तो पर्सनल इवेंट्स हैं जो होते हैं। इसके अलावा साथ वाले गाँव में एक अदद मेला लगता था, जिसको आप कम्युनिटी इवेंट कह सकते हैं। और 2-3 जो हैं कुछ मज़ार, उन पे सालाना उर्स होता था, वहाँ पे लोग जो हैं वो जाते थे। या कभी कोई साथ जो है वो शहर में मूवी देखने चला गया। अब यहाँ पे मैं आपको कम्युनिटी और इवेंट्स के हवाले से चीज़ें बताता हूँ और मैं ये चीज़ें वो बताना चाह रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट या सेंट्रल फंडिंग का एस्पेक्ट नहीं है। ये कम्युनिटी का बिहेवियर है, कम्युनिटी का कल्चर। यहाँ पे भी लोग जो हैं वो एक-दूसरे को, छोटा-सा गाँव है, तो सारे एक-दूसरे को जानते हैं।
मुझे किसी को तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूँ, सबको पता है कौन है। अ, अब सर्दियाँ शदीद किस्म की होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती। गर्मियाँ जो हैं, उसमें एक जो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कल्चर है, वो एग्ज़िस्ट करता है। कैसे? हर गाँव में यहाँ पे गर्मियों में एक होम कमिंग वीकेंड होता है। होम कमिंग वीकेंड का मतलब ये है कि जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव से जो पढ़ लिख के या वैसे कहीं बाहर गए हुए हैं, तो एक वीकेंड के लिए वो सारे के सारे ज़रूर इकट्ठे होंगे। और ये क्रिसमस की बात नहीं हो रही, ईस्टर की बात नहीं हो रही, ये होम कमिंग वीक हर गाँव का, हर शहर का, हर यूनिवर्सिटी का एक होता है, उसमें वो लोगों को इनवाइट करते हैं, वो लोग वापस आते हैं एज़ अ कम्युनिटी, अच्छा खासा वीकेंड है जिस पे और ये सारे का सारा वॉलंटियर्स अरेंज करते हैं। एक वीकेंड जो है वो एक्टिविटीज़ के हवाले से गैराज सेल वीकेंड होता है। लोग वो तमाम लोग जो अपने घर में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो वो बेचना चाहते हैं, तो एक ख़ास वीकेंड पे वो पूरा गाँव जो है वो अपने-अपने स्टॉल लगाता है। लोग उन जगह पे जाते हैं और वो चीज़ें खरीद लेते हैं। मज़े की बात ये है कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई ना तो मुफ्त में लेना चाहता कि जी किसी का एहसान नहीं लेना। लेकिन जब लोग वहाँ पे रखते हैं बायर और वही चीज़ कोई $1 की $2 की बेच देता है, तो लोग बड़ी आसानी से ले लेते हैं। अच्छा, फिर जो है समर में वीकली कॉन्सर्ट्स होते हैं। मुख्तलिफ जो लोकल बैंड्स हैं, उनको बुलाते हैं। जनाब कॉन्सर्ट होते हैं, लोग जाते हैं और अपना कॉन्सर्ट देखते हैं। वहाँ पे कोई 1, 2, 3, 4 फूड स्टॉल्स वाले जो हैं, वो करते हैं। स्कूल की जो ग्राउंड्स हैं, उनका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल होता है और उसमें भी कोई सरकारी फंडिंग नहीं है, कोई वो नहीं है। गाँव के जो लोग, जो पहले से कुछ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, वो अ, सीज़न्स के लिए कैंप लगाते हैं बच्चों के लिए। फुटबॉल का जिसको सॉकर कहते हैं यहाँ पे, उसके लिए 6 हफ्ते का अलहदा स्लॉट है। बेसबॉल के लिए उसके बाद फिर एक अलहदा स्लॉट है। बास्केटबॉल के लिए फिर अ, अलहदा स्लॉट है और अगर किसी ने कोई एक आध और स्पोर्ट करनी हो तो उसके लिए। अब जब शाम को लोग ऑफिस से वापस आते हैं, मियाँ-बीवी और बीवी भी, तो वो अपने बच्चों को हफ्ते में कोई 2 दिन जो है जो भी जिस हवाले से भी स्केड्यूल हो, वो शाम को लेके बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए या उन स्पोर्ट्स के लिए लेके चले जाते हैं। वो ऐसी ट्रेनिंग है सर कि बच्चों को ना सिर्फ एक-दूसरे के साथ इंटरैक्शन सिखाया जाता है, बल्कि एक ऐसा हेल्थी कॉम्पिटिशन और उन वहाँ पे जो इक्वालिटी है कि अगर बेसबॉल में कोच जो है वो बच्चे को हिट करा रहा है और हर बच्चा 2 हिट्स कर रहा है, तो चाहे एक बच्चे ने 50 बॉल्स भी मिस की हैं, जब तक उसकी 2 हिट्स पूरी नहीं होंगी, वो अगले बच्चे को नहीं लेके आएँगे और कोई भी उस बच्चे को कोई सख्त किस्म के लफ्ज़ नहीं कहेगा बल्कि एनकरेजमेंट हो रही होगी। और ये एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे पेरेंट्स, कोचेज़ और कम्युनिटी मिल के एक जो नई जनरेशन है, उसकी ग्रूमिंग कर रही है। और ये और उसमें उस बच कोच ने 1 रुपया भी, 1 आना भी, 1 पैसा भी किसी से नहीं लिया। गाँव में लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी जो है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं थ्रू आउट द ईयर कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करती रहती है। और उसमें भी कोई जो है वो फेडरल फंडिंग नहीं है और मुख्तलिफ जो लोग हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अ, सबसे मज़े की चीज़ जो है वो है किड्स का समर प्रोग्राम। अब उसमें जो है वो ज़ाहिर है गाँव जो हैं अ, उसमें मुख्तलिफ बिज़नेसेस गाँव को डोनेट करते रहते हैं और गाँव वाले जो हैं 4 या 3 या 4 जो हैं हाई स्कूल के बच्चे और 1 आध एडल्ट उसको समर के लिए हायर करते हैं, सुबह 9 बजे से 3 या 4 बजे तक। और मज़े की बात ये है कि जो बच्चे आप जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप अपनी जॉब पे जाते हैं, बच्चों को उस जगह पे छोड़ जाते हैं। वो बच्चों को एक्टिविटीज़ भी सारा दिन कराते हैं और दरिया के किनारे है तो स्विमिंग भी कराते हैं और ये हर गाँव में हो रहा है। अच्छा,
फिर जो और एक मजे की बात कम्युनिटी के हवाले से, हमारे यहाँ गांव में अगर कोई गरीब आदमी है शफीक साहब, सर। सॉरी सॉरी, एक मिनट ना, मेरा ख्याल है सफिया कुछ कहना चाह रही हैं, वो हैंड रेज कर रही हैं, अगर आप अलाउ करें तो उनसे पूछ जी लें क्या कहना चाह जी सॉरी जी सफिया। शफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है और आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा। और स्टार्ट में जब आप अपना गाँव याद कर रहे थे, तो मैं एन्जॉय कर रही थी कि हमें पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें याद करके बहुत खुशी होती है और एन्जॉय करते हैं हम। दूसरा ये कि बहुत सी चीज़ें गाँव में अब बदल गई हैं, जब आप कभी चक्कर लगाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा। दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने अभी अमेरिका के कुछ गाँव का भी ज़िक्र किया कि वहाँ पर किस तरह कम्युनिटी काम करती है। मैं जानना ये चाहती हूँ कि जब आप पाकिस्तान से अमेरिका में गए थे, तो किन चीज़ों को मैनेज करने में आपको दिक्कत हुई थी? यानी एक कल्चर से आप गए थे, जैसे यहाँ पर हमसायों से हम चीज़ ले लेते हैं, मिर्च खत्म हो गई तो ले ली, अदरक ले ली, या क्यारी में कुछ उगा हुआ है तो खुद ही तोड़ लिया मुनासिब सा। तो वहाँ पर आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिले? यानी क्या ऐसी बातें थीं जो आपके गाँव जैसी ही थीं और क्या ऐसी थीं जो उससे बेहतर थीं? और आपने महसूस किया कि ये हम भी कर सकते हैं? और ये कि आपकी बातों के दौरान मुझे ये भी एक नज़्म भी याद आ रही थी जो बचपन में हमारे कायदे में थी, ज़रूर आपने भी पढ़ी होगी कि यहाँ का खंबा वैसा ही लंबा, यहाँ की रोटी वैसी ही छोटी, यहाँ का ढोल वैसा ही गोल। बस मैं एग्जैक्टली यही जी, जानना चाहती थी। एग्जैक्टली जो मैं मेरा अगर आप इजाजत दें 2-4 मिनट, तो कंक्लूजन पे यही चीजें हैं। मसलन अभी हम लोग जो है, जो इश्यू है, एक तो ये है कि ना, जो गरीब आदमी है, अगर उसको कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है खाने के हवाले से, तो उसको किसी ना किसी से या तो मांगता है, या फिर ये है कि जो कोई आने वाला जाना वाला है ना जी, वो उसको किसी की क्यारी से ले लिया, नमक ले ली, मिर्च ले ली। वो इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है। वो इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत कम है। यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। हर चर्च जो है उसमें एक उसको वो कहते हैं फूड पैंट्री। तो लोग जो हैं उस उन चर्चेज में फ्रेश प्रोड्यूस, फॉर कैंड फूड और इस किस्म की बहुत सारी चीजें उन लोगों के लिए दे जाते हैं जिन लोगों को उनकी जरूरत है। या स्कूल पे जो है ना, वो फूड पैंट्री चल जाती है। तो हम लोग या बाकी लोग जो अफोर्ड करते हैं चीजें देनी, वो उन इंस्टीट्यूट को दे जाते हैं, और फिर इंस्टीट्यूट से वो जरूरतमंद खुद ले जाते हैं, और उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है ना जी। तो वो जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाला काम, दैट इज अमेजिंग। अच्छा, ये एक बात हुई। जहां तक बात है चीजें एडजस्ट करने की, तो वही उसी हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि इसी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोग जो हैं, वो किसी को अपने कपड़े दे देते हैं, किसी को अपना वो दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे या तो वो काम उसमें होता है, क्या उसको बोलते हैं, मुफ्त में आप किसी को देते हैं तो यहाँ पे लेता नहीं। लेकिन अगर आप वही चीजें चर्च की थ्रिफ्ट शॉप को दे आते हैं, तो वो बंदा वहां से $1 या $2 दे के वो चीजें खरीद लेता है। कभी कभी वो मुफ्त में भी ले आता है, लेकिन वो जो पर्सनल इंडेटमेंट है वो नहीं है। तो कम्युनिटी को इस हवाले से देखा जाता है। इसी तरह से फायर ब्रिगेड है भाई, यहाँ हर गांव का अपना फायर ब्रिगेड को फंडिंग की जरूरत है। तो अब वो जो फायर ब्रिगेड है, वो डायरेक्टली डोनेशन ये नहीं कहता कि जी, जाहिर है कहते हैं अगर किसी ने देने हैं डोनेशन तो दे ले, लेकिन क्या करते हैं, वो कहते हैं जी बॉटल ड्राइव के, जो आपकी जो प्लास्टिक की बॉटल्स है ना जी, वो हमें दे जाएं तो हम खुद ही बेच लेंगे। या डिनर, बारबेक्यू डिनर्स बहुत आम चीज है फंड रेजिंग के लिए। तो क्या करते हैं, वो बारबेक्यू डिनर्स बनाते हैं। लोग जाते हैं, जितनी उस पर कॉस्ट होती है, अगर $5 लगी होगी हाफ चिकन पे, थोड़े से फ्राइड पोटेटोज पे, कोई साथ ग्रेवी में, या एक आध मिठाई वाली चीज में, तो वो $10 की बेचते हैं। और लोग अपने मेहमान, बाकी लोगों को भी बुलाते हैं, और जाके जो कम्युनिटी है वो खरीदती है। तो जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी का, उसमें जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और एक चीज यूथ के हवाले से देखें,
हम लोग हमारे बच्चे जाके ग्राउंड्स में खेलते हैं, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मेजॉरिटी में यही है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट जो नेचुरल वे है माइट इज़ राइट वाला उससे सॉल्व करते हैं या हुक एंड क्रुक से। यहाँ पे जब जो भी बच्चे शाम को खेलने जाते हैं, जो सुपरवाइज्ड कम्युनिटी एस्पेक्ट है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जनाब आपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप देख तो रहे ही हैं, आप उनको डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, लेकिन साथ में उनको जो इक्वालिटी है वो भी आप बता रहे हैं। उसी हवाले से जो जस्टिस है कि जनाब ये मेरा प्रिविलेज नहीं है, आई हैव टू अर्न इट। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस कम्युनिटी के हवाले से बहुत है। हम लोग ऑनेस्टली फर्ज जनाजे की बात करें, हम लोग जब जिस किसी के घर खुदा ना खास्ता फौतगी होती है, बहुत लोग आते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन जो घर वाले हैं, उनको इस बात की फ़िक्र ग्रीफ से ज़्यादा होती है कि भई खाने किसी को अगर किसी को चाय नहीं मिली, किसी को खाना नहीं मिला, तो क्या होगा? यस, वी से वी आर कम्युनिटी। यहाँ पे अगर किसी के घर फौतगी होती है, तो जो लोग जाते हैं, वो खाना लेके जाते हैं, ठीक है? हर बंदा एक कैसरोल लेके जाता है, पूरी डिश भर के 6-7 लोगों का खाना। अब जब जनाज़ा या जो भी सर्विस है, सर्विस के बाद वो तमाम लोगों ने जो खाना लाया होता है, वो रख देते हैं और बाकी जिन लोगों ने खाना खाना है, वो कम्युनिटी की तरफ से लाया गया खाना जो है वो खाते हैं, ठीक है? वो उस घर वाले ने या उसके किसी एक आध रिश्तेदार ने अपने और किसी को इस बात की टेंशन भी नहीं होती कि जी खाना होगा या नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह से आप वेडिंग्स या मैरेजेस की बात कर लें, ठीक है? यहाँ पे जो लोग जिनको बुलाया जाता है, वो बताते हैं कि जी हम लोग आएँगे, इतने लोग आएँगे अगर मैं और ठीक है? हमारे यहाँ तो यकीन करें, ये भी पता नहीं होता कि कितने लोगों ने आना है। 150 बंदे दा इंतज़ाम कर लो, नहीं यार वध ना जान, 200 दा कर लो। यानी जो यूनिट है हमारा गेस्ट्स का वो ये है। यहाँ पे जब आप किसी शादी पे जाते हैं, तो बोर्ड पे आपकी सीट पता होता है कि जी ये कुर्सियाँ कम नहीं पड़ती, ठीक है? कि यार कोई नहीं घर वाले बाद च रोटी खा लियो, बारात पहले भुगत ले। अब वो जो कॉन्सेप्ट है, हर बंदे की पता है कि किस टेबल पे बैठना है और जो बिठाने वाले हैं, वो देखते हैं कि यार इन लोगों को इकट्ठे बैठा दें ताकि इनकी गपशप लग जाए और उन लोगों को ये भी नहीं करना पड़ता कि यार किसके साथ बैठना है, किसके अब ये कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसी ये जो चीज़ें हैं कि हम जो बचपन से ये सुनते आए हैं कि यार मगरिब वाले जो है ना, उनको तो बस अपना ही फ़िक्र है, बाकी किसी की उनको परवाह नहीं है। तो वो सारी की सारी बातें मुकम्मल तौर पे सच्ची नहीं है। जितना एक-दूसरे का ख़्याल हम लोग रखते हैं, यहाँ पे शायद कम्युनिटी उससे ज़्यादा एक-दूसरे का ख़्याल रखती है और जो फ़ोकस है कि इकट्ठे रहना कैसे है, नेगोशिएशन कैसे करनी है, वर्किंग टुगेदर वाला जो काम है, वो कैसे करना है, दैट इज़ समथिंग अमेज़िंग। और सबसे आखिर में कि जनाब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, जैसे हमारे यहाँ जो अब्बा जी हैं, जब काम से वापस आते हैं, तो वापस आके बस वो सोफ़े पे बैठ जाते हैं, चलो मेरी जूती-शूती ला के पॉलिश करो। जनरली सारे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जी। और उसके बाद बस उन्होंने टीवी देखना है या बच्चों को कहना है कि क्या करना है। यहाँ पे वो जो अब्बा जी या अम्मा जी काम से वापस आती हैं, खस अगर समर है या वो सीज़न है, तो उन्होंने बच्चों को खुद लेके जाना है। वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो उनके साथ करनी है और अगर आपके आस-पास कुछ लोग हैं, जो अपने बच्चों पे खुद इंडिविजुअल तवज्जो दे रहे हैं, तो आप देख लें कि उसके उनकी बच्चों की जो ग्रोथ है, उस पे क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर कोई यहाँ पे लोग मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इंडिविजुअल केसेस मौजूद हैं जहाँ पे लोग बड़ी मेहनत करते हैं।
और एक जो सिस्टम है, एक थीम जो है उसको चलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदा हटता है उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। तो उसने कहा, मसलन अभी एक खातून रिटायर हो रही थी कम्युनिटी एक्टिविटीज की वजह से, तो मेरी बेगम ने वो रोल ले लिया। तो मैंने कहा कि सारा दिन काम करने के बाद कैन वी डू दिस? तो उसने कहा, इफ आई डोंट डू इट then how my kids are gonna get this community that I experienced. So this is the institutionalization, this is the care for the future that that is here at an extent that we don't have. अब सच्चाई, मिलावट, इन सारी कहानियों पर बहुत सारी बातें पहले भी होती रही हैं कॉर्पोरेट कल्चर में या बाकी चीजों के हवाले से। अस्मा कैन टॉक अ लॉट, लेकिन जो बेसिक एक कॉमन कम्युनिटी है उसके हवाले से जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। शफीक साहब बहुत शुक्रिया आपका। कुरैश साहब, क्वेश्चन अगर हम आखिर पे रखें, पहले अस्मा को सुन लें, आप भूल तो नहीं जाएंगे? छोटा सा क्वेश्चन था, लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा, आंसर भी छोटा सा ही है, आखिर में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। अस्मा अमीन जी, ओवर टू यू जी। सो बेसिकली आई वुड लाइक कि आप लोग क्वेश्चंस मुझसे करें एंड आई कैन, इट कुड शुड बी यू नो इंटरैक्टिव डिस्कशन, ताकि थोड़ा शफीक साहब ने बहुत अच्छी समरी बताई, पूरा बैकग्राउंड, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक टू मेक एवरीबॉडी एंगेज इन द कन्वर्सेशन, अगर क्वेश्चंस किए जाएं तो आई थिंक विल बी मोर इंटरैक्टिव एंड आई विल आल्सो नो एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस वांट टू नो, ताकि मैं अपना फोकस उसके ऊपर रखूं। तो अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे देती हूँ अपना, उसके बाद आई विल लाइक यू गाइस टू आस्क क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। So basically, I was born and raised in Quetta, Balochistan. I'm not a Pathan. My parents, when they migrated from India, so I think they are from Jalandhar. My grandparents actually, and they actually, one of my grandparents was already in Quetta before partition. और जब partition हुई, the rest of the family जो है वो came all the way to Quetta. That's my paternal ancestry. उसके बाद something similar with my mother. Both my parents are Punjabi, but we were born and raised, हम Quetta के पंजाबी है basically. So I'm the middle child of 6 kids. I have 2 brothers and we have 4 sisters. और I'm kind of a born artist. I have always been drawing in all my classes. I've been, when teachers were used to do any lectures, I was always drawing on my notebook. And also think in terms of images. This is how my brain works. Lekin, when I did metric, I was an average student. And when I did metric, I actually shocked myself. I was second in the entire province. And that changed my directions from being an artist to my parents wanted one of their children to be a doctor. So they influenced me to change my mindset and work towards, a doctor or medicine profession. Or FSC mein I tried, but I could not get into a medical profession. So obviously my second choice was being, going in towards arts. So I got admitted into National College of Arts, Lahore, and I spent 4 years of my, undergrad there. And I did my bachelor's of design from there. और उसके बाद for further studies, there was no further studies in design or arts in Pakistan. So I moved to US in Houston because my elder brother was there. So वहाँ पे, once I moved there, I was actually the first real kind of artist or designer in the family, and my interest was moved. उन्होंने मुझे ज़्यादा influence किया कि he was into accounting, so he was like, why don't you change your field towards accounting, because artists are usually, there are artists sitting in the downtown जो लोगों की paintings बना रहे होते हैं. So he did influence me to go towards accounting field. However, I found my husband to be, and he was in computer science.
he influenced me. So I actually studied a little bit of accounting, and also eventually I went into the computer science field. और मैंने वहाँ पे further studies की, and I worked 15 years in the corporate America. और initially I lived 2 years in Houston. I got married and we moved to Chicago, जहाँ पे I had 3 children and I spent 10 years of my life there. और that was a fully professional career. उसके बाद in 2012 we moved to California, San Diego, और I worked here for 5 years in corporate America. After that, I quit my job and I started e-commerce business. And this has changed me a lot, helped me with a lot of growth and change of mindset. So I'm here to stay, not going back to corporate world ever again. And I'm really motivated towards, I'm really keen observer of culture, mindsets, how, and I'm always comparing a Pakistani mindset with the mindset here. So, everything that I noticed that's lacking in Pakistan, especially I have been working on women empowerment, बहुत different mindset है पाकिस्तान में, और जिस तरह से religion को implement किया जाता है, there are a lot of things which I am interested in working towards. So these are my interests. So I think that's my introduction. So इसके बाद कोई भी आपका culture perspective से or anything if you want to ask or if you want me to elaborate more on, तो आप please मुझसे पूछ सकते हैं. आपकी आवाज म्यूट है. जी आसमा, बहुत शुक्रिया. तो कुरैशी साहब का एक क्वेश्चन था, उससे ही शुरू करते हैं, तो फिर बाकी दोस्तों से भी क्वेश्चन लेते हैं. जी कुरैशी साहब. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. और शफीक साहब, आपकी चक से लेके और मैडम की इंट्रोडक्शन तक, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, आप दोनों से है, जो दोनों आंसर करना चाहें तो ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा. शफीक साहब, आप खास तौर पे कर दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा. आपका जवाब सुनने को वैसे भी दिल करता है. अच्छा, एक बड़ा फेमस फ्रेज था, नेल्सन रॉकफेलर समथिंग, रॉकफेलर प्रेसिडेंशियल, आप जानते होंगे शायद सब, आप तो पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद हैं. 1964 में उसका एक फ्रेज बड़ा मशहूर हुआ था, उसकी स्पीचेस का. वो था ब्रदरहुड ऑफ मैन अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड. तो शफीक साहब और आसमा, आप दोनों से क्वेश्चन है. अब आपने हमारा भी कल्चर देखा है और आप वहाँ के भी कल्चर में हैं, तो ये फ्रेज ज्यादा कहाँ अच्छा अप्लाई होता है? पाकिस्तान में अप्लाई होता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में अप्लाई होता है? अंडर द द ब्रदरहुड ऑफ मैन अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड. आपके जाती एक्सपीरियंस के मुताबिक, यहाँ भी तो जैसे शफीक साहब बता रहे थे ना, चक में हम घुस आ जाते हैं एक दूसरे के घर में, अंदर हो जाओ, साइड पे हो जाओ, चक के अंदर कोई मसला नहीं. अमेरिका में भी कोई ब्रदरहुड की जो एक मिसालें हैं वो भी मौजूद हैं. सो मुझे इस बारे में जरा तजस्सुस था थोड़ा सा. जी और फिर आसमा से पूछ. जी शफीक सर, देखें, इसी हवाले से पता नहीं किसका कॉल है, बहुत सारे लोगों के हवाले से जो है ना उसको इंटरप्रेट किया जाता है, बहुत सारे लोगों से मंसूब, और वो ये है कि हमने अरब में मुसलमान तो बहुत देखे, इस्लाम नहीं देखा, और हमने मगरिब में इस्लाम तो बहुत देखा, मुसलमान नहीं देखे. तो अब शायद वैसा ही पर्सपेक्टिव है यहाँ पे. अगर जहां तक बात है ब्रदरहुड की, तो यकीन करें यहाँ पे भी जो दोस्तियां हैं लोगों की, वो वैसे ही हैं जैसे हैं. खुदा पे जो यकीन है लोगों का, खास तौर पे कंट्री साइड पे, वो वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे एक्शन भी थोड़े बेहतर हैं. अब इस गांव में जहां पे मैं रहता हूँ, इसी घर में आप कभी भी रात दिन के वक्त किसी के घर पे कोई ताला नहीं होता, सबकी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी होती हैं, किसी को चाबियां उसके अंदर पड़ी होती हैं, कोई चोरी नहीं होती. तो अब अगर ये उस बात को किसी हद तक आंसर करता है तो सर ठीक है, वरना कोई स्पेसिफिक बात है तो पूछ लें.
जी आसमा। So basically मेरा एक्सपीरियंस शफीक साहब आपसे बहुत ही डिफरेंट है. I think I believe you are in New York के करीब. You're in a village near New York. जी, I lived in New York too. New York is a different story. I lived in New York City for a year, and I wouldn't live there with my family. But in common man's life, that's what I observe every day now. Yeah. Okay, so I think it really depends कि brotherhood से आपका क्या मुराद है. पाकिस्तान में जो है brotherhood तब नजर आएगी खुदा ना खास्ता if we need to go on a war. I think apart from that, I don't see any brotherhood. The way people treat each other with no respect, the way they insult each other, the way, you know, if you just go on a road, शाहिद साहब से मेरी पहले भी बात हुई थी इस बारे में कि you can really see हमारा माशरा just by going out on a road, you know, just have a drive to, you know, एक shopping center तक की जो एक drive होगी वो आपको एक हमारे exact माशरे की और brotherhood की एक बड़ी जबरदस्त मिसाल आपको दे देगी. So from that perspective, I think I don't see any brotherhood in Pakistan at all. I'm sorry to say that. और यहाँ पे जो माशरा है उसमें जिस तरह से लोग एक दूसरे को डील करते हैं उसको मैं ब्रदरहुड नहीं कहूँगी. There is a respect for each other without the concept of brotherhood. And also I've noticed कि atheism और you know self freedom इतनी ज़्यादा है कि not a lot of people anymore talk about God. You know, not a lot of people. और यहाँ पे जो ethics है, जो माशरा है वो without the concept of a God or being a believer, there is a concept of self-respect, you know, without having the concept of one God. उसके अलावा भी even if you don't believe in one God, you believe in multiple gods or atheism, जो भी है, you still people respect each other more than you know अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें. तो और दूसरी चीज ये कि जो सेफ्टी और ये है, आई थिंक कैलिफोर्निया में स्पेशली आफ्टर द कोविड, आई थिंक जो सेफ्टी है यहाँ स्पेशली सैन डिएगो में वो अब वैसे नहीं रही जिस तरह आई रिमेम्बर यू नो 15 years ago बिल्कुल ऐसा ही था कि a lot of times we used to forget to lock our you know home while going outside. और उसके अलावा गाड़ियां भी खुली होती थी, लेकिन राइट नाउ इट्स चेंजिंग और उतनी सेफ्टी नहीं रही. लेकिन हो सकता है कैलिफोर्निया में ज्यादा हो ये यू नो कुछ लाइक जिस तरह शिकागो में भी कुछ इस तरह की एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और इस तरह की एरियाज में भी इस किस्म की सिचुएशन ज्यादा है. लेकिन अमेरिका इतना बड़ा है कि वहाँ पे यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स और वैल्यूज, तो बहुत डिफरेंट वेरिएशंस है यहाँ पे. जी थैंक यू आसमा. अमरीन कुछ पूछना चाह रही है. अमरीन जी शफीक साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया था एक सुपरवाइज्ड एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स का ना. आपने कहा था कि बच्चे जहाँ खेलने जाते हैं तो चूंकि हमारे यहाँ माइट इज राइट का रूल अपनाया जाता है तो वहाँ कुछ सुपरवाइज्ड है. मैं चाहूंगी कि आप अगर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि बच्चों की इवन प्लेइंग और वो सारी एक्टिविटीज सुपरवाइज्ड कैसे हैं और हम क्या उनको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. और मिस अस्मा से भी मैं ऐसे ही एक सवाल पूछना चाहूंगी. शी इज द मदर ऑफ 3 kids, तो उनकी भी अपब्रिंगिंग वहाँ पे उस कल्चर में हो रही है कि हम जो बात करते हैं कि वहाँ के लोगों में वैल्यूज और एथिक्स और ऑनेस्टी और ये सारी चीजें ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं से तो उनको टीच की गई, उनमें आ गई. तो जो बच्चों की अपब्रिंगिंग पे किस किस्म का फोकस वहां पे किया जाता है जो हमें यहाँ पे लाना चाहिए जिससे कि हम भी ये वैल्यूज शुरू से ही अपनी इस जनरेशन में इनकलकेट कर सके. थैंक यू, दैट वाज माय क्वेश्चन. देखिए जी, बॉटम लाइन ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहिए और गुजारना होगा. दिस इज बॉटम लाइन. अब पंजाबी तो नहीं, आसान से लफ्जों में इसकी हमारे यहाँ पेरेंट्स रहते तो बच्चों के साथ हैं लेकिन उनके साथ
कम लोग हैं जो वक्त गुजारते हैं, कम लोग हैं जो उनसे पूछते हैं। अपनी बात करूं तो क्योंकि गांव से आया हूं तो गांव वाला कल्चरल है, तो हम लोग जो शहर के कुछ जो लोग थे, जो बच्चे जो जिनको प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, लेकिन ये जमाना है जाहिलियत की, जाहिलियत की बातें हैं कि हम उनको मम्मी डैडी या बर्गर बच्चे कहते थे। और कभी कभी तो हम उनका मजाक भी उड़ाया करते थे कि यार ये वो बच्चे हैं जो जाके ना अपनी मम्मा को सारी बातें बताते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फर्क हकीकत में ये है कि जब तक आप अपने अब्बा जी और अम्मा जी के साथ बैठ के अपनी डेली रूटीन की बातें नहीं कर सकते, और आपके पेरेंट्स के पास अगर वो टाइम नहीं है, देन इट्स जस्ट नो यूज। तो वो जो है यहाँ पे, अब ये हो सकता है कि अम्मा और अब्बा दोनों उसको जब वहां पे लेके गए हैं तो वो देखते हैं कि जी बच्चा कैसे खेल रहा है। अगर उसका जो होमवर्क है तो अम्मा उसे कहती है बेटा कर, और अगर उसमें कोई, उसको फीडबैक देते हैं, ये नहीं कि खुद कर देते हैं, नहीं, उसको फीडबैक देते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट, अब इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत ये हो सकती है कि जनाब उस दिन जो अम्मा जी है ना, वो अगर खाना वहां से बच्चे की प्रैक्टिस से आके बनाती हैं तो खाना आपको 2 घंटे लेट मिल जाए, या पिछला पड़ा हुआ खाना जो है वो आप गर्म करके खा लें, या एक पिज्जा गर्म करके खा लें, गरम गरम रोटी जो है चूल्हे से अभी निकली हुई वो ना खाएं। ये उसकी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट है जो आपने 2 घंटे उस बच्चे के साथ लगाए हैं उसकी फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए। अब हमारे यहाँ फैमिलीज जो हैं ये तो करती हैं बहुत थोड़ी सी, यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद जो है ना, वो जब अपने बच्चों के लिए वो काम कर रही होती है तो वो कोशिश करती है कि जब मैं ये काम अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो वो काम कम्युनिटी के लिए भी हो जाए। चाहे बेसिक लेवल पे अगर आप अपने सेल्फिश लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही देखें तो फायदा, सोचें कि जब बाकी बच्चों की भी उसी तरह से ट्रेनिंग हुई है तो आपका जो बच्चा है, कल ऐसे बच्चे जिनकी ट्रेनिंग उसके साथ हुई है उनके साथ जिंदगी गुजारने में आसानी होगी उसे ग्रोथ की, या ऐसे लोग जिनकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं हुई है उसके साथ गुजारने में। तो अगर ये बात समझ में आ जाए, और उसकी जो बिल्कुल छोटी सी जो मिनिमम मैंने जो कॉस्ट कही है, तो असल जो बात है वो हमें अपनी जो चाहे वो आराम करना है कि मैं हुणे दफ्तरों बस थका आया तो मैं तो नहीं हुणे हिल सकता, वो आधा घंटा पौना घंटा लगाना है, या अम्मा जो हैं वो कहें कि जनाब मैंने जो रोटी है वो, अगर उसकी बेचारी की जिंदगी थोड़ी आसान हो, वो कोई 2 घंटे लेट हो जाए या पुरानी जो गरम दोपहर वाली करके खा ली जाए, तो उससे जो है बड़ा फर्क पड़ेगा आने वाली नस्लों में। थैंक यू शफीक साहब। बिल्कुल एक चीज आपने बहुत सही कही कि बच्चों के साथ टाइम गुजारना जो है दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेशक आप पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं या यूएस कल्चर में रहते हैं, ये चीज इज नॉट समथिंग ऑटोमेटिक। यहाँ पर भी पेरेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है और कि वो बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजार सके। और पाकिस्तान में वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस कि हम ज्यादातर जो मैं देखती हूँ, जब व्हेनेवर आई विजिट, कि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चे कहाँ हैं, कौन किन के साथ सारा दिन गुजार रहे हैं। इवन इफ अ लॉट ऑफ फैमिलीज हैव कंबाइंड फैमिली सिस्टम, वो कहाँ है, यू नो, इन द हाउस, मदर डजंट नो, father is busy with his work, he comes late and then he hangs out with his friends later in the night. के you know fathers usually इतने ज्यादा engaged नहीं होते बच्चों के upbringing में पाकिस्तान में, और mothers are also busy in household chores और उनकी और चीजें होती है। तो a lot of time पाकिस्तान में भी parents जो हैं they are not actually the ones who are 100% taking care of the upbringing of children. बेसिकली फैमिली और उनकी एनवायरनमेंट या उनका जो नेबरहुड है वो कंबाइन एक एफर्ट होती है कि जिस तरह से एक माशरा बच्चों को रेज कर रहा होता है। यूएस में कंट्रोल ज्यादा है पेरेंट्स का इस चीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इतना इस किस्म का नहीं है कि आप, स्पेशली मैं अभी कैलिफोर्निया पे फोकस करूंगी जहां मैं रहती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे बाहर नेबरहुड में बहुत ज्यादा खेल रहे हैं या उनसे लर्न कर रहे हैं।
deliberately पेरेंट्स को एफर्ट करना पड़ता है कि what kind of sports they want to put into after school activities में किस में डालना है, किस किस्म के फ्रेंड्स हैं, कौन सी फैमिलीज हैं। स्पेशली हम ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिनके बच्चे हमारे बच्चों की उम्र के होते हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज होते हैं। वी पिक एंड चूज कि हमें किस किस्म की फैमिलीज के साथ वीकेंड गुजारने हैं। और हमारा मोस्टली जो हम यूएस में लोग रहते हैं वो वी चूज आवर फ्रेंड्स मोस्टली बेस्ड ऑन और उस तरह के लोग जिनके बच्चे हमारे बच्चों की उम्र के हों। और वी पिक एंड चूज। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान के यू हैव दीज नेबर्स और यू हैव दीज रिश्तेदार और you have to stick with them. Yeah, we really have the liberty to choose our friend circle और वो लोग जिनमें हम अपने बच्चों को grow करना चाहते हैं। और so I think the prime thing is spending time with your kids। और पाकिस्तान में रहते हैं या यहाँ पे रहते हैं, in both situation एक deliberate effort करनी पड़ती है जो हर कोई नहीं करता। इवन यहाँ पर भी it's not like automatically done, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है स्पेशली मदर्स की, जो कि इवन इफ दे आर प्रोफेशनल वुमेन और दे आर होम मेकर्स, कि वो अपने बच्चों के साथ जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है सॉकर मॉम्स का कि वो अपने बच्चों को सॉकर पे लेके जाती है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ऑल दो स्पोर्ट्स, स्विमिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है और वो स्पेशल फोकस करती है अपने बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज के लिए। लेकिन स्टिल आई विल से इट्स अ डेलिब्रेट एफर्ट which needs to be done either if you are in Pakistan or here। आसमा, अमरीन का एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन था, उसको अगर आप एड्रेस करें, उसको मैं भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो आप कह रही हैं कि वहाँ पे बच्चे जो हैं सच बोलते हैं और फेयर प्ले पे बिलीव करते हैं, ये वैल्यूज जो हैं, जो आपने एक जनरल बात कमेंट किया वहाँ के कल्चर पे, तो वो हम कैसे यहाँ पे सिखा सकते हैं ना। तो एक तो शफीक साहब ने बात की और आपने भी उसको सपोर्ट किया, इसके अलावा और कोई इस हवाले से बात? शायद साहब इसमें बुनियादी सवाल ये है कि बच्चे झूठ कब बोलना शुरू करते हैं। तो अगर आप में से कोई बंदा जवाब दे तो शायद मैं उस पे फिर उस एंगल से बात कर सकूं। आप वो हम पे डालना चाहते हैं, मैं उससे वो बात हो चुकी है जी, तो बच्चे झूठ उस जी नहीं ठीक है शफीक साहब, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये एक फैक्टर आप दोनों ने एड्रेस किया है। मैं चाह रहा था कि इसके अलावा आसमा अगर कोई और फैक्टर है जिस पे बात करना चाहें, उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऐड करें। पेरेंटिंग की बात तो आपने की है, आसमा ने भी की है। जी आसमा। जी तो बेसिकली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा इस्लामी माशरा है, तो जितने भी हमारे एथिकल वैल्यूज है उनको डायरेक्टली रिलेट किया जाता है इस्लाम के साथ। झूठ क्यों नहीं बोलना? क्योंकि आसमा प्लीज आई एम सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है काफी मतलब डिबेटेबल है कि इस्लामी मुआशरा है। एग्जैक्टली, सो कॉल्ड इस्लामी माशरा। ओके, तो बेसिकली फ्रॉम द माइंडसेट पर्सपेक्टिव, ज्यादातर जो भी चीजें हम एथिक्स की बात करते हैं, झूठ सच की बात करते हैं, लोगों को ट्रीट करने की बात करते हैं, उसको हम डायरेक्टली द वे वी आर ब्रॉट अप, हमारा माइंड डायरेक्टली उसको कनेक्ट करता है रिलीजन के साथ कि हमने क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा रिलीजन हमें ये सिखाता है। अगर हम रिलीजन को पिक्चर से निकाल दें तो there is no way, there is no other reason कि लोग इन चीजों के ऊपर इन चीजों को इम्पोर्टेंस देंगे। तो that's number one thing। और यहाँ के माशरे में जो है वो अगर religion is not the sole basis of acting ethically or not lying or all those values, उनको ये वाली जो वैल्यूज है ये माशरे में विदाउट एनी रिलीजन एक को इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है फ्रीडम पे और इक्वालिटी के ऊपर। इवन दो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन द वे डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में होती है, अमीर और गरीब की डिस्क्रिमिनेशन, और हमारे जितने डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर है, अर्बन जो है और रूरल है, उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक हेट होता है इंटरनली कि ओके ये अगर गांव के हैं तो
people from the शहर are not giving them that importance or that respect. The way we treat, you know, people in the restaurant, all the people who are doing blue collar jobs, उनको हम किस तरह से हम उनसे बात करते हैं और किस तरह हम सोचते हैं उनके बारे में कि ये are not worthy of respect. You know, this is a common mindset in Pakistan. और यहाँ पर you will, you know, people give equal respect. अगर आप गैस स्टेशन पे काम करें, मैकडॉनल्ड्स पे काम करें, the mutual, you know, the level of mutual respect is the same. You will not see a person, you know, talking differently with, you know, even with the teachers. Pakistan में, you know, we try to give extra respect to the teachers. दिल में हो या ना हो, you know, वो शायद, you know, but it's you know, यहाँ पे teachers के साथ भी people can ask questions, people can challenge, children can challenge me. My like 4th grader, 5th grader can easily challenge his teacher, and it is not considered disrespect at all. और there is a, you know, एक dialogue होता है टीचर और बच्चे के बीच में, उसमें एक खौफ नहीं होता बच्चे के अंदर कि टीचर ने जो कह दिया वही right है. It's not like that. So I think ये जो values यहाँ पे है, एक रीजन तो उसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है. बहुत सारे कल्चर में से दुनिया के हर मुल्क के यहाँ पे लोग आते हैं और उनको लिबर्टी मिलती है अपना यू नो कल्चर ऑब्जर्व करने के लिए, अपना रिलीजन ऑब्जर्व करने के लिए. और आई थिंक जो सेल्फ रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट यहाँ पे डाला गया है, जिस तरह यहाँ की लॉ में यहाँ की पॉलिसीज भी इसी तरह की हैं कि जिसमें यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉलरेंस फॉर ईच अदर. जिस तरह से यहाँ पर आई कैंट इवन इमेजिन कि पाकिस्तान में लोग इतना ज़्यादा टॉलरेट करें किसी आउटसाइडर को, जिस तरह से यहाँ पे किया जाता है, जॉब में किया, मार्केट में किया जाता है, और हर जगह यहाँ पे चाइनीज है, इंडियंस है, हम ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं. हम समझते हैं यहाँ के लाइक हम गोरे हैं और probably will make fun of Indians or Chinese यहाँ पे रहते हुए भी, लेकिन गोरे you know गोरा never do that, you know, at least they don't do it, you know, they are not obvious if they do it. उनको बड़े hidden तरीके से अगर within their family can do it, मगर ऐसा नहीं है कि इस चीज को अप्रिशिएट किया जाए या ओपनली इस चीज को you know एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा नहीं है. So I think you know this is what I feel कि you know किस तरह से इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज किए हैं. ठीक है आसमा, थैंक यू. डॉक्टर शायद साहब आपकी एक पॉइंट है मैं ऐड करना चाह रहा इस बात का, इस झूठ वाली का. डॉक्टर साहब शफीक साहब, डॉक्टर अफशा और डॉक्टर हुमा काफी देर से हैंड रेज कर रही. जी सर, मैं बिल्कुल उन्हीं को मौका देता हूँ. एक जुमला सिर्फ. जी. अगर बच्चे को ये पता चल जाए ना कि सच बोलने से उसे थप्पड़ नहीं पड़ेगा या पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो बच्चा हमेशा सच बोलेगा. ठीक, बिल्कुल सही. जी डॉक्टर अफशा, और उसके बाद डॉक्टर हुमा. ओके जी, मैं 2-3 चीजों को रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ. क्वेश्चन नहीं है, इफ यू अलाउ. ठीक है. अच्छा, उमैर साहब की के जो सवाल थे और फिर जो अमरीन का सवाल था, मैं 2-3 पॉइंट्स सिर्फ शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरा पर्सपेक्टिव है. वो ये है कि हम किसी भी मुआशरे में रह रहे हों तो मैं 3 लेवल्स के ऊपर इन चीजों को देखती हूँ. एक है फैमिली, फिर एक है कम्युनिटी, और फिर एक है स्टेट, या हम उसको इंस्टीट्यूशनल लेवल भी कह सकते हैं. ठीक है. तो शफीक साहब ने भी, आसमा ने भी कुछ हद तक इनको एड्रेस किया, लेकिन हमने शायद इस तरह 3 लेवल्स पे नहीं देखा. अब पाकिस्तान में हम जब कहते हैं कि जी घर से बच्चा सीखेगा, तो आई डोंट थिंक के एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड हाउस होल्ड्स के लिए सेम सोल्यूशन हम पेश कर सकते हैं. देयर आर फैमिलीज जिनके हाँ अभी तक हो सकता है कि बाप बिलीव करता हो कि हाँ जो इलाके का बदमाश है उसके साथ मिलके चलना है, इसलिए मेरे घर में भी एक बेटा बदमाश हो जाना चाहिए. अब इफ द फादर बिलीव्स दिस एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद द चिल्ड्रन, तो फिर बच्चे भी ये माइंडसेट डेवलप कर लेंगे. सो वी कैन नॉट गिव अ जनरल सॉल्यूशन टू एवरी फैमिली इन एवरी हाउस होल्ड. अब यहाँ आता है कम्युनिटी का लेवल, सेकंड लेवल जो है. कम्युनिटी में जब बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि द स्ट्रेंथ इज बीइंग बिल्ट अराउंड पॉजिटिव वैल्यूज, तो फिर वो लर्न करना शुरू करेंगे कि नहीं, फलां लोग
शराफत में रहते हुए और पॉजिटिव नॉर्म्स को बिल्ड करते हुए एक्सेल कर रहे हैं. सो वी आल्सो नीड. एंड द थर्ड लेवल इन इंस्टीट्यूशन, जिसकी तरफ अम्बरीन थोड़ा सा शायद अपने क्वेश्चन में जाना चाह रही थी. इंस्टीट्यूशंस का जो मॉडर्निज्म का दौर हम पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस का मेनली फोकस ये था कि चौधरी के बच्चे या किसी कामे के बच्चे या किसी और के बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी जाए टू लर्न द पॉजिटिव वैल्यूज. और उसका फायदा ये होगा, जो हम वेस्टर्न कल्चर में आके देखते हैं कि यहाँ फायदा हो चुका है. क्यों? क्योंकि अब हर लेवल का बच्चा सेम वैल्यूज को या सॉरी सेम नॉर्म्स को वैल्यू कर रहा है. बात यह है, आपके घराने में किस चीज को वैल्यू किया जा रहा था, कम्युनिटी में किस चीज को वैल्यू किया जा रहा था, और आप सोसाइटी में किसको वैल्यू करना चाहते थे. अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड्स को वैल्यू करना चाहते थे और चाहते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस ने करना है और स्टेट ने करना है. स्टेट करती है बाय लॉ, इंस्टीट्यूशंस करते हैं बाय अपॉर्चुनिटी. तो ये दोनों लेवल्स पाकिस्तान में हमें वीक नजर आते हैं. और आखिरी पॉइंट सिर्फ मैं ये कहूंगी कि इफ माय ये मैं 2-3 फोरम्स पे कह चुकी हूँ, इफ माय चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, इफ माय हाउसहोल्ड इज एजुकेटेड, तो पाकिस्तान में हमें इस चीज को बिल्ड करने की जरूरत है कि मेरे गली में या मेरे इलाके में वो फैमिलीज जो एजुकेटेड नहीं हैं, मैं उनसे मिलूं, मैं उनके लिए अपनी एग्जाम्पल दूं. एक बदमाश उनके तक एक्सेस रखता है, एक नेगेटिव बंदा उनके तक एक्सेस रखता है, पॉजिटिव लोग उनसे दूर होते जाते हैं. सो बिल्ड कनेक्शंस टू एनेबल द नेक्स्ट जनरेशन टू रियलाइज कि नहीं, पॉजिटिव तरीके से भी आप स्ट्रेंथन हो सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank जी डॉक्टर हुमा. जी बहुत शुक्रिया. मेरा एक कमेंट है और एक सवाल है जी. कमेंट मेरा ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक साहब और अस्मा साहब आपका. मैं चूंकि भी डेनमार्क में ही पैदा हुई हूँ, यहीं पे बड़ी हुई, तो मैं जो एक चीज देखती हूँ, जो मैं बहुत एडमायर करती हूँ पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से, वो ये है कि जो उस्ताद और स्टूडेंट का जो एक खूबसूरत रिश्ता जो बुना जाता है पाकिस्तान में, वो मैं यहाँ पर मिस करती हूँ एक सेक्युलर सोसाइटी में. क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हम अपने टीचर को फर्स्ट नेम से पुकार सकते हैं. तो वो कभी भी हम रिस्पेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पाते अपने अंदर उस उस्ताद के लिए, जो कि खूबसूरत रिश्ता मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान के कल्चर में है. और मैं इस चीज को यहाँ पे मिस करती हूँ बहुत ज्यादा. ये मेरा एक कमेंट था, एक ऑब्जर्वेशन थी यहाँ के हवाले से सेक्युलर सोसाइटीज में. मेरा क्वेश्चन गोज मोर टुवर्ड्स एक डायलेमा जो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करती हूँ कि जो लोग यहाँ पर आके 40-40 साल पहले यहाँ पर वो मूव हुए, यहाँ पे वो आके बसे रहे, अभी भी जब आप उनके घरों में जाएं, उनके कल्चर्स को आप ऑब्जर्व करें, तो वो बहुत ज्यादा, अगर वो फॉर एग्जांपल गांव से आए हैं तो उनका वही माइंडसेट है. यानी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते. और यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हम अपनी वैल्यूज को साइड पे रख के वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट करें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं देखी जाती माइंडसेट्स में. और इसमें एक एग्जांपल आपको मैं ये देना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों में यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन पाकिस्तानी कम्युनिटी में स्टार्ट हुई, जिसमें कुछ खवातीन ने हिस्सा लिया और उसमें ग्रुप्स बन गए जो कि मुख्तलिफ एरियाज से बिलोंग करते थे, और वो उन्होंने उस पूरी कैंपेन को इफेक्ट किया. तो आई गेस मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्यों क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं कि हम नहीं हो पाते, मतलब अपने इंटीग्रेट नहीं हो पाते हम दूसरे सोसाइटीज के कल्चर में. थैंक यू. If you should I answer some of the questions? Go ahead. If you don't mind. Okay. तो डॉक्टर हुमा साहिबा, तो आपने फर्स्ट एक कमेंट किया कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एक स्टूडेंट और टीचर का, और यू मिस दैट क्योंकि आप नोटिस करती है कि बच्चे फर्स्ट नेम से एड्रेस करते हैं अपने टीचर को. तो सेकंड आपने जो क्वेश्चन किया कि क्यों हम इंटीग्रेट नहीं होते और क्यों हम, तो आई थिंक दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी रिलेटेड, एंड योर फर्स्ट वन एक्चुअली आंसर्स. द थिंग इज कि पाकिस्तान में हमने अपने माइंड में एक रिजिड कॉन्सेप्ट बना दिया है कि हम अगर अपने टीचर को फर्स्ट नाम से नहीं पुकारेंगे, और द वे वी एड्रेस आवर
टीचर वो भी रिस्पेक्ट है, और अगर हम उसको फर्स्ट नेम से पुकारेंगे तो शायद वो रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन दिस इज वेयर वी रियली नीड टू ओपन अप आवर माइंड एंड वी रियली नीड टू यू नो नॉट कीप अ रिजिड बिलीव, क्योंकि हो सकता है कि किसी और कल्चर में वो फर्स्ट नेम के बावजूद जो है उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, या उनके इट हैज नथिंग टू डू विद कॉलिंग योर टीचर फ्रॉम रिस्पेक्ट और फर्स्ट नेम से पुकारने का आपस में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये हमारे जो बिलीव पाकिस्तान में, द वे वी आर रेज्ड, द कल्चर वी आर रेज्ड इन, उनकी वजह से हमारे इस किस्म के बिलीव बन चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कल्चरल और रिलेशनशिप के। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल माई हस्बैंड with his first name, and I don't call him Aap, I called him Tum, which is in any society, Pakistan, it might be considered disrespectful, right? Or the way my children call me, the way the children talk to their uncles and aunties, it's not कि वर्बली जिस चीज को हम समझते हैं कि हमने ऐसे पुकारा तो वो रिस्पेक्ट है, और अगर हमने अंकल को अंकल की बजाय उनका नाम ले लिया तो वो डिसरिस्पेक्ट है। ये पाकिस्तान में बहुत, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन when you live in a diverse culture, so really not always there is a connection between how you pronounce someone's name or how you call someone and the level of respect. तो यहाँ पे इसी तरह से इंटीग्रेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि वी डू नॉट ओपन अप, और स्पेशली ओपन अप होता भी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का मेजर हिस्सा जिसमें हमारी मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पैराडाइम्स बनते हैं, वो हमने पाकिस्तान में अगर गुजार लिए तो उसको नए कल्चर में जाके, नई सोसाइटी में जाके उनको चेंज करना is very 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 difficult, and it takes a lot of time and a conscious effort first to realize and then to start changing the paradigm. For the paradigm shift, it really takes a lot of conscious effort and time. So I think this is the reason which I believe इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो चेंज नहीं होते, इवन तो वो यहाँ पे आ जाते हैं मगर वो चेंज नहीं हो पाते। मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड करूंगा एक सबक जो एक मेरी दोस्त उसका नाम याना है, शी इज अ बल्गेरियन। कोरिया में जब मैं पीएचडी करने गया तो जाहिर है पाकिस्तान से गए थे तो वैसे ही रिजिड ख्यालात, तो उसके साथ मेरी बड़ी मजे की बातें होती थी, और जाहिर है कि जनाब मुसलमान हैं हम और ये सारे कुफार कुफार कुफार, तो तबलीग करने का तो बड़ा शौक था जी, तो रोज तबलीग। तो एक दिन उसने मुझे अपने पास बिठाया, उसने कहा देख हमारी बड़ी अच्छी गपशप लगती है, तो एक दो बातें सीधी सीधी सी जो मैं तेरे साथ करना चाहती हूँ। उसने कहा मुझे 12, 14, 15, 16 साल 18 साल जो है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ने खुदा की जगह पे साइंस का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, तो रातों रात या एक हफ्ते में वो सारी लॉजिक हटा के उसके सारे नजरियात पे खुदा बिठाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, तो इस बात को तू थोड़ा वो देख। दूसरी कि हम हर चीज को जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की कोशिश करते हैं, गलत और सही में देखने की कोशिश करते हैं। तो उसने कहा कुछ चीजें जो हैं उनको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि दे आर जस्ट डिफरेंट। तो वंस वी रियलाइज कि हर चीज गलत या सही की बजाय डिफरेंट है तो थिंग्स माइट लुक अ लिटिल बिट इजियर। सो ये वो पर्सपेक्टिव है जहां पे हम सही और गलत के हवाले से देखते हैं। न्यूयॉर्क की एक मस्जिद, अब मजे की बात देखें, जो सेकंड जनरेशन के लोग जहां पे हैं अमेरिका में पले हुए, उनका एटीट्यूड और स्टाइल डिफरेंट है। तो हम एक मस्जिद में चले गए, मैं भी था, बेगम भी थी, कुछ और खवातीन भी थी, तो उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो एक चाचा जी जो थे ना वो बांग्लादेशी थे, वो आ गए, उन्होंने कहा ये खवातीन यहाँ पे नमाज पढ़ रही हैं, ये तो इस मस्जिद में तो खवातीन के लिए कमरा ही नहीं है। अब वो सारी की सारी जो खवातीन थी वो अमेरिकी थी, मतलब जाहिर है अमेरिकन बॉर्न मुस्लिम्स या एक दो कॉन्वर्ट। उन्होंने चाचा कहा चाचा ये खुदा का घर है, खुदा ने हमें इजाजत दी है इस घर में नमाज पढ़ने की, तू इस घर का चाचा नहीं लगता, तू अपने घर का चाचा लगता, वहां जा, वरना मैं अभी लगी हूँ पुलिस को कॉल करने। उन्होंने वहां पे नमाज भी पढ़ी, उसकी
जाए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का इस्लामिक सेंटर है, वहां पे खवातीन जो है हिजाब में आए, बगैर हिजाब के आए, बुरके में आए, कुछ खवातीन बेचारी ऐसी भी हैं जो मतलब जाहिर है कि उसके बाद जनाब एवरीबॉडी इज वेलकम। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जब हम गलत और सही ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय ये देखते हैं कि कुछ चीजें डिफरेंट हैं, जब वो सोच डेवलप होती है तो फिर इंटीग्रेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो जितना वो फाइबर स्ट्रिक्ट होता है, जितना एक्सपोजर शुरू में एब्रप्ट होता है, उतना वो फाइबर सख्त होता जाता है। लेकिन जैसे ही ये रियलाइज हो जाए कि ये बस डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो शायद चीजें आसान हो जाती हैं। दैट्स माय एक्सपीरियंस। जी, बहुत शुक्रिया आपकी वज़ाहत का। और वो रिस्पेक्ट के हवाले से मेरा छोटा-सा पॉइंट सिर्फ़ ये था कि मैं मिस करती हूँ इस चीज़ को कि यहाँ के स्टूडेंट्स में एंड इट्स नॉट अबाउट यू नो हू इज़ राइट या हू इज़ रॉन्ग, या मैं वो वाली डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन जो एक एलिमेंट होता है रिस्पेक्ट का, जो कि मैं देखती हूँ बहुत खूबसूरती से कि हमारे पाकिस्तान में है, यहाँ पर मैं वो मिस करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, तो उसका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको मिसयूज़ भी किया जाता है व्हेन इट कम्स टू डेनमार्क एट लीस्ट, कि मैं यहाँ पर मिस करती हूँ। तो बस ये मेरी एक छोटी-सी ऑब्जर्वेशन थी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। जी डॉक्टर हुमा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अब मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं जब क्लास में जाता हूं तो मैं अपनी क्लास में कहता हूं जी, दिस इज हु आई एम, यू कैन कॉल मी शफीक, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, और बहुत सारे जो चाइनीज स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, दे डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, दे ऑलवेज कॉल मी सर और डॉक्टर चौधरी और समथिंग लाइक दैट। आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहां पे ये था कि इदरीस साहब पढ़ा रहे थे कोर्स, उन्होंने एक बात बताई, वहीद भट्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था, उसने कहा सर जी तुसी कहते रहे जे लेकिन ऐसे होता नहीं है। इदरीस साहब ने कहा यार मैंने खुद सुबह चेक किया होता है। उसने कहा सर आप कहते हैं तो मान लेता हूँ लेकिन होता नहीं है। सर ने कहा अच्छा चुप कर जा। उसने कहा जी मैं चुप कर जाता हूँ लेकिन इस तरह होता नहीं है। बाद में इदरीस साहब ने उसे दिखाया कि नहीं भी ऐसे ही होता है, लेकिन उस बात का इदरीस साहब और वहीद भट्ट के ताल्लुक पे इतना भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसकी वजह ये थी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का चेयरमैन था डॉक्टर नवीद अख्तर मलिक, जो बाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी रहे, उनको MIT से उन्होंने वो PhD या डॉक्टरेट की थी और वही जो कल्चर था उन्होंने वहां पे एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो हमारे लिए ये बड़ी शौक की बात थी कि पूरी लैब में जो आखिरी बंदा घर जाए, रात 12 बजे जाए, वो ताला लगा जाए और जो लैब अटेंडेंट है वो 2-2:30 बजे घर चला जाता था। This was the trust we got in Pakistan in Punjab University and this kind of liberalism. तो कोई भी जो ग्रेड था वो हमें वापस करते थे उस्ताद ग्रेडिंग करके। तो अगर किसी पे बाकायदा लड़ाई होती थी सर के साथ, सर आप यहाँ पे एक नंबर काट ही नहीं सकते, वो कहता था काट सकता हूँ, क्यों नहीं काट सकता, ऐसे ऐसे कटता, but there was no problem. So again, I completely understand. गांव में जब थे तो टीचर जो साइकिल पे आता था तो सारे साइकिल से उतर जाते थे, यहाँ पे कोई नहीं उतरता साइकिल से, लेकिन ये है कि डिस्कशन जो है एट द एंड ऑफ द डे अगर नॉलेज इम्पार्ट हो रहा है तो आई थिंक दैट्स द मेन गोल। जी उमर कुरैशी साहब, आपका हैंड रेज्ड नजर आ रहा है, ये पुराना है या नया है? नहीं सर, मैं बीच बीच में रेज करता रहता हूँ। जी जी बताइए। आदत है। जी जी। अच्छा, एक दो तीन कमेंट्स हैं वो काफी देर से इकट्ठे हो गए हैं मेरे ना। जी जी जी। एक तो डॉक्टर अफशां को बड़े अरसे के बाद मैंने देखा है मुकालमा में। तो डॉक्टर अफशां, आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे आपकी आजकल बड़ी फिक्र है। मैं जो आपकी आजकल फेसबुक पोस्ट देख रहा हूँ ना, आप मुल्क से अगर तो जा नहीं रही तो जरा, वरना आप लोगों को कुछ लोग ले जाएंगे अपने साथ, जिस किस्म की आजकल पोस्ट आ रही हैं आपकी। तो मैं आपका हमदर्द हूँ और मैं देख रहा हूँ ये माशरा को एकदम उठा के गायब कर देता है बंदे को। तो थोड़ा सा जरा हौसला रखें, ख्याल रखें, आपकी बड़ी जरूरत है आप जैसे काबिल लोगों की। सर हम जैसे काबिल लोगों की जरूरत है और उन्हीं को आप खामोश रहने को कहते हैं, ऐसे तो ना करें। नहीं, आप यहाँ निकाला करें ना, शाहिद साहब ने एक फोरम बनाया है, यहाँ अपनी भड़ास निकाला करें, लेकिन पब्लिकली मुझे रियली आई एम रियली वरीड अबाउट। मेरा एक कंसर्न
था, तो जाहिर बात है आप बहुत अच्छी कलीग हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं नहीं Thank चाहूंगा कि आपको कभी आपका सलमान हैदर वाला हाल हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो Thank you. Thank you. अच्छा, दूसरा 2-3 पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा। डॉक्टर हुमा ने भी बात की थी इज्जत की, और मैं एक चीज समझता हूँ, हमारे यहाँ इज्जत से ज्यादा ना परिस्तिश का कॉन्सेप्ट है। हमें वो बंदा मिलना चाहिए परिस्तिश करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, और हम उसमें अंधे पागल से हो जाते हैं। उसमें हमें नहीं पता चलता बंदा आपसे ना कोई। अच्छा, एक बंदे से मैं पूछा, जनाब हमें आपकी इज्जत क्यों करनी चाहिए? उसने कहा हम आपसे पहले पैदा हुए। मैंने कहा जी इसमें आपका कोई कमाल या मेरा कोई कसूर, कसूर। मतलब लेट होना दुनिया में आने के लिए, तो इसमें इसका ये मतलब थोड़ी आप पहले पैदा हुए तो आप जो भी बोंगी मारेंगे हम कबूल कर लेंगे। दूसरा, हमें जो सबसे बड़ा इशू है, देखें हमारे यहाँ ना, मैं 2-3 पॉइंट्स, मैंने कुछ अर्सा अमेरिका में गुजारा है, तो जाहिर बात है पढ़ा भी है। एमहर्स्ट रीजनल हाई स्कूल में मैंने पढ़ाया, मैंने शिकागो पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। शिकागो पब्लिक स्कूल में 22 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, 22 लैंग्वेजेस। इट्स अ ह्यूज डाइवर्सिटी। एमहर्स्ट रीजनल हाई स्कूल के हर दीवार पे लिखा है, देयर इज नो प्लेस फॉर हेट्रेड इन दिस स्कूल। और मैंने ये स्लोगन वहां से चोरी किया। मैं जो पाकिस्तान में थिंकिंग स्कूल जितने खुल रहे हैं ना, वहां पे हम ये स्लोगन लगा रहे हैं। सो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ खत्म हुई है इस सोसाइटी में। हमारे सारे रोबोट एक जैसे हैं, वो हमें एक जैसे देखना होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती कि इसकी इज्जत करनी है या इसकी वर्शिप करनी है। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस सोसाइटी में लैक कर गया है, वो है लिटरेचर से दूरी। मैं खुद साइंस का बंदा हूँ। मैं हमेशा इस बात को हर फोरम पे एडवोकेट करता हूँ कि खुदा का वास्ता है, जिस माशरे में से लिटरेचर निकल जाता है, जिस माशरे में से एनालिसिस निकल जाता है, बिग ड्रीम्स निकल जाते हैं, वो तो गधों का एक माशरा बन जाता है। उसके अंदर तो तबाही फैल जाती है। अमेरिका की सर्वाइवल इस 2-3 चीजों पे है। उनमें सबसे बड़ी चीज उनका वेरी क्लोज अटैचमेंट टू लिटरेचर है। दूसरा, एक्सेप्टेंस टू डाइवर्सिटी। ये मेरा कमेंट है, मतलब आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। मुझसे ज्यादा जाहिर बात है काबिल लोग यहाँ बैठे, मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जो समझता हूँ, हमारी सोसाइटी दिन ब दिन डाउन 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 क्यों जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। अमेरिकन सर्वाइव करेंगे और करते रहेंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं डाइवर्सिटी को। उनके यहाँ ग्रे एरियाज मौजूद हैं, जैसे शफीक साहब कहते हैं ना कि व्हाइट और ब्लैक में हम देखते हैं, तो वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो डाइवर्सिटी में जिंदा है, जी रहे हैं। बस सर यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए हाथ बुलंद फरमाया था। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कमेंट। जी इरम, आपका कोई सवाल है या कमेंट है, प्लीज कीजिए। जी सर, काफी देर से मैं सुन रही हूँ और कुछ चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। जैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट के बारे में काफी डिस्कशन हुई है, तो इस बारे में और 1-2 पॉइंट्स और हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों तीनों बातें कर दूं। सर सबसे पहले तो रिस्पेक्ट के बारे में बात करती हूँ कि मैं 22 साल से पढ़ा रही हूँ, और मैंने ये नोट किया है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो उस्ताद क्लास के अंदर बच्चों को सेटिस्फाई करता है और उनको क्वेश्चनिंग का भी मौका देता है, हालांकि हमारे यहाँ क्वेश्चनिंग का मौका इतना दिया नहीं जाता, मैंने ये फील किया है कि बच्चे उस उस्ताद की रिस्पेक्ट करते हैं। और आप चाहे क्लास के अंदर अगर आप किसी को सवाल करने से जबरदस्ती रोक देंगे या डांट देंगे या इंसल्ट करेंगे, तो उस उस्ताद की कभी बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरी बात ये कि रिस्पेक्ट का ताल्लुक नाम लेने ना लेने से नहीं होता, इस बात पे तो होगी ये बात। असल चीज जो है वो आप क्लास के अंदर डिलीवरी क्या कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात, वो डॉक्टर हुमा शायद कह रही थी कि हम लोग वहाँ पे जो है बाहर जाके हम बड़ा रिजिड हो जाते हैं और इंटरक्रेट नहीं करते। तो मेरे जहन में बात आ रही थी कि अल-बैरूनी ने अपनी किताब में लिखा था कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं ये बहुत रिजिड हैं और ये सिर्फ अपने आप को सही समझते हैं और बाकी लोगों को सही नहीं समझते। ये तो 10th सेंचुरी की बात है। फिर गस्तावली बान की भी एक किताब है, तमद्दुन हिंद, तो वो भी, हालांकि ये इतनी पुरानी नहीं है, अभी मेरा ख्याल है 100 साल पहले उसने मेरा ख्याल लिखी है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो वो भी ऐसे ही लिखता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो इस खुशफहमी का शिकार है कि हालांकि अब 100 साल पहले तो वो गुलाम बन चुके थे, उस वक्त भी वो यही समझते थे कि हम सबसे बेहतर हैं। और मैं जब अब देखती हूँ अपने माशरे में इधर, तो मुझे भी अभी भी यही फील होता है, हम कहते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही। और फिर रुज्जत पसंदी यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि वो हमें
ओपन नहीं होने देती, हमें किसी को एक्सेप्ट नहीं करने देती। हम्म, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे एक पड़ोसी थे, पीर साहब थे, तो हम्म, वो चले गए इंग्लैंड, और वहां भी वो पीर साहब ही थे, और वहां पे भी वो यही काम करते थे, और उनकी बेगम वहां भी पीरनी थी और यहाँ भी पीरनी थी। तो बहुत सारे पाकिस्तानी तो भी तो वहां थे ना, जिनके वो पीर बन गए वहां भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी वो रिश्ता निकाल लेते हैं अपने उस चीज का ना। और तीसरी एक और बात मेरे जहन में आई थी कि वो शफीक साहब कह रहे थे कुफार वाली बात। तो असल में हम लोगों को अपने हम मुसलमान तो अपने आप को कहते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी जो बेसिक टीचिंग्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं पता। कुफार अहले बैत तो अहले किताब तो कुफार होते ही नहीं, और हमने उनको भी कुफार बल बना के और पता नहीं क्या क्या जो है हम अपने कॉन्सेप्ट बना के उनके साथ उस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये चीजें भी जो है ना, अगर हम अपने आप को अगर किसी रिलीजन के साथ या किसी आइडियोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ी बहुत उसकी बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। और प्रीचिंग तो सबसे पहले ये होती है कि हम पहले खुद वो सारा कुछ करें, वरना प्रीचिंग का तो कोई फायदा ही नहीं होता, बिल्कुल सही। है ना। ये जो जी कंप्लीट हो गई बात आपकी ना? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, ये जो आखिरी बात आपने जहाँ पे कंक्लूड किया है ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम, वो जो शफीक साहब ने और अस्मा ने बात की थी ना, कि रोल मॉडल्स नहीं है, प्रीचर्स बहुत हैं। वो कोई भी जो कह रहे हैं ना, वो उनकी अपनी प्रैक्टिस भी नहीं है। वो जो क्रेडिबिलिटी का गैप है, वो उसकी वजह से वो सारी जो प्रीचिंग है वो बिल्कुल शैलो दिखाई देती है, इसलिए वो बात आगे बढ़ नहीं रही। जो कम्युनिटी वाली डोमेन की बात डॉक्टर अफशा कर रही थी, कम्युनिटी में रोल मॉडल्स का भी रोल होता है, तो वो वहाँ पे वो भी गायब है, वो रोल भी मिसिंग है। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट। और डॉक्टर अफशा दोबारा मेरा ख्याल है कोई बात करना चाह रही है। जी डॉक्टर अफशा। जी डॉक्टर अफशा। नहीं। सॉरी, मैंने माइक ऑन नहीं किया था, आई एम सॉरी। जी 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 बोलिए। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बोलना शुरू कर देती हूँ बगैर देखे। अच्छा, तो हाँ, शफीक साहब भी प्रोफेसर हैं और महान प्रोफेसर। अच्छा, वो जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, ये जो अभी तस्करा हो रहा था कि हम या अपने एथनिसिटी या अपने रिलीजन के लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। मेरे क्योंकि बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली भी और क्लोज फैमिली भी मुल्क से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, तो एक चीज जो मैं देखती हूँ, ये भी ओवर द टाइम चेंज होता है। फर्स्ट जनरेशन जो एक मुल्क में 20-30 साल गुजार के कहीं बाहर जाती है, उसके रवैये और हैं। और फिर सेकंड जनरेशन जो बच्चे वहां पैदा होते हैं, और थैंक यू आपने कहा कि प्रीचर्स और काम करते हैं, और ये जो रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा बदल गया है 21वीं सदी में आके। बच्चे फाइंड बिहेवियर्स टू फॉलो बाय देमसेल्व्स। सोसाइटी में आसपास देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर नॉट नेसेसरीली कि मेरी कम्युनिटी ये करती है या नहीं, मेरे रिलीजन और एथनिसिटी के लोग करते हैं या नहीं, वो उन चीजों को फॉलो करना खुद ही शुरू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में वो अप्रिशिएटेड एक्टिविटीज हैं, वो अप्रिशिएटेड बिहेवियर्स हैं। तो सेकंड जनरेशन और फिर थर्ड जनरेशन आप देखेंगे वो इस दायरे से बाहर निकलती है और वो ज्यादा इंटीग्रेट करती है। फर्स्ट जनरेशन मैं नहीं समझती कि दिस इज ओनली विद सब कॉन्टिनेंट। मैं जब मिशिगन स्टेट में थी तो देयर वर पीपल फ्रॉम 101 कंट्रीज, और जब फेस्टिवल्स हो रहे होते थे और कुछ हो रहे होते थे, तो वी सॉ दोज पीपल इनिशियली गेटिंग टुगेदर विद इन देयर ओन कम्युनिटीज। तो ये किसी भी कम्युनिटी से आने वाले लोगों के साथ इनिशियल फर्स्ट जनरेशन के साथ ये मसला होता है। उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सर्कल से बाहर कंफर्टेबली कम्युनिकेट भी करेंगे और मिंगल भी करेंगे, और वो जितने यंग होंगे, जितनी कम एज के लोग होंगे, वो ज्यादा आसानी से करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक कल्चरल बैरियर है जो कि रहता है जनरेशंस के साथ। सेकंड थर्ड जनरेशन तक जाते जाते ये ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो चुका होता है। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर।
मैंने हाथ नीचे करना था, ऊपर कर दिया। ओके। तो और कोई सवाल किसी दोस्त का, किसी पार्टिसिपेंट का? इरम, आपने दोबारा हैंड रेज किया या पुराना है? सर दोबारा दोबारा क्या है सर? जी जी। सर वो मुझे उमर साहब की एक बात क्लिक की थी, डाइवर्सिटी की। वो बात कर रहे थे कि यूएस में जो है वहाँ की जो सोसाइटी है वो बहुत डाइवर्स है और वो सरवाइव करते रहेंगे। सर मैं जब हम इंडिया की जो सोसाइटी को देखते हैं ना, तो सर इंडिया की सोसाइटी भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। देखिए ना, ये तो सेटलर सोसाइटी है, मुसलसल सदियों से लोग आते रहे और यहाँ पे सेटल होते रहे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उन लोगों ने सब लोगों को, सब कौमों को अकोमोडेट किया है। जबकि यहाँ पे जो एज अ कनकरर आया है वो तो मजे में है, लेकिन जो एज ए कनकरर नहीं आया उसको यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है उसने उसको शूदर या कोई लोअर कास्ट में जो है उसको एडजस्ट किया है। उसकी वजह से मेरा ख्याल ये है कि उसकी वजह से जो यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है ये इतना खौफनाक है कि चाहे वो मुसलमान भी हो जाए, बराबरी का दावा करें, लेकिन वो कास्ट सिस्टम यहाँ पे कभी खत्म नहीं हुआ और उसकी वजह से इस सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में जो है वो नहीं हो सकता कुछ भी मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है इरम। डाइवर्सिटी होना नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस असल में इम्पोर्टेंट है। देखें जी, उसमें भी बात मेरा एक से ज्यादा लोगों से सुनी है ये पाकिस्तान में मैंने, इसी बहस के हवाले से, और वो बाकायदा दीन से उसकी जो है जस्टिफिकेशन निकाल के लाते हैं। वो कहते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि हमने तुम्हें कबीलों में और कौमों में तकसीम कर दिया और बता दिया ताकि उनमें से तफरीक कर सको, तो वो कहते हैं ये जो तफरीक है बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है, नाउजुबिल्लाह। तो बाकायदा उसकी जो रिलीजियस, सर मैं तो आपको, शफीक साहब सर मैं तो गुजारिश सुन लें जी शफीक साहब, यहाँ पे मेरा ख्याल है वो बड़ी सटल सी डिस्टॉर्शन करते हैं। वो तफरीक नहीं कर सके, वो शनाख्त के लिए है। शनाख्त का मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सर मैं तो आपको सिर्फ अर्ज करने बता रहा हूं कि जब जो उस ये मैंने एक से ज्यादा और पढ़े लिखे लोगों से सुनी है। ठीक है ना जी, जो लोगों को जज ही इस बेस पे करते हैं कि उनकी कास्ट क्या। छोटा सा बड़ा मजे का वाक्य, हमारे एक दोस्त है, उनके अब्बा जी का घर है इलामा इकबाल टाउन में, किराए पे था। शफीक साहब एक मिनट अगर इजाजत दें मुझे इंटरवेंशन की। कुद्दूस साहब बहुत कम बोलते हैं और उन्होंने हैंड रेज किया है, तो उनका जरूर सर, जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच जी। कुद्दूस साहब, मैं पूछना चाह रहा था अस्मा से, इन्होंने मेडिटेशन का जिक्र किया था अपने उसमें इंट्रोडक्शन में, तो ये क्यों करना चाहिए और इन्हें इससे क्या फायदा हुआ? जी अस्मा। So basically, I'm also a starter in meditation, और उसका फायदा क्या है जितना मैं उसको समझ सकी हूँ। बेसिकली फॉर अ लॉन्ग टाइम बेसिकली पाकिस्तान में और हमारे इस्लामी माशरे में समझा जाता है कि जो नमाज है वो मेडिटेशन है, और नमाज में जो है लॉट ऑफ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा फोकस नहीं हो पाता, और हम कहते हैं कि शायद हमारा दीन से दूरी है, हम इतने ज्यादा there are many reasons we think in our mind कि because of those reasons हम अपनी नमाज पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो फोकस को डायरेक्टली जो है रिलीजन के साथ या इस्लाम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और हम कहते हैं कि apart from the meditation of Islam, the way we have to do it in Islam, there is no other kind of meditation. Lekin I've learned with time that meditation is a separate thing. It's training your mind to focus on something. It's a separate subject, and once you really learn those techniques, so वो actually आपको नमाज में focus करने के लिए भी help करती है basically. So for a long time I was avoiding meditation, and whenever somebody talk about meditation, I was like, no, I don't need to do meditation. We are Muslim. Namaz is our meditation. Why would we do any other kind of meditation, right?
लेकिन meditation is actually a mind training of a mind to be able to focus. And once you really learn those techniques, you can apply it anywhere. You know, during namaz, you can apply it. You can apply it, you know, you can any other way, wherever you want to do. So आप उसको different techniques जो हैं differently apply कर सकते हैं. यहाँ पे नहीं करते बेसिकली, जिस तरह से आई थिंक हुमा ने मेंशन किया था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, वो चेंजेस आने में भी टाइम लगता है. ऐसा नहीं होता कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे मूव हो और चेंज हो जाए एकदम से. तो इट टेक्स टाइम. और जो फर्स्ट जनरेशन होती है, स्पेशली अगर वो इनिशियल 20-25-30 साल अगर उन्होंने पाकिस्तान में ही गुजारे हैं, तो वो नहीं चेंज होते. वो सेटअप, फैमिली सेटअप जो है वो वैसे ही रहता है जिस तरह से वो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आती है और जिस तरह से यहाँ पर यू नो बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिस्टम, जहाँ पे दोनों यू नो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ फाइनेंशियली सपोर्ट देयर फैमिली. तो उसका ऑब्वियसली वो तभी पॉसिबल जब जो घर की जिम्मेदारियां हैं या और जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, वो भी अगर शेयर हुए तो इन दैट कंडीशन इट इज पॉसिबल. लेकिन इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं होता कि फॉरन वो चेंज आ सके. तो फर्स्ट जनरेशन, स्पेशली आई एम द फर्स्ट जनरेशन हियर, राइट? So I actually I am 100% responsible for my husband hasn't changed that much. Like he started cooking and helping with cleaning. मगर जहाँ बच्चों की बात आती है, especially you know a lot of different things. Like when it was time to change diapers, you know, desi dads usually would never do that, right? लेकिन second generation जो है वो उसको बिल्कुल मायूब नहीं समझती है. बड़े easily they would do it. Similarly, you know. Now he started to help with the cooking, and मगर बच्चों की major responsibility जो है वो मेरे ऊपर ही है कि I have to their medical things, you know, उनके सही से growth हो रही है और school की जो भी जिम्मेदारियां हैं, all those things are on me. So it takes time. I think Shafiq Saab wants to say something. No, I said I would change a diaper. I have no problem. जी Shafiq Saab. Yeah, there are exceptions. नहीं, मैंने तो सिर्फ इन्होंने कहा था कि देसी आदमी शायद ही कोई डायपर चेंज करे, तो I raise my hand that I'll change a diaper. I have no problem with that. See, at the end of the day, they are my children, right? So they are part of me. I have no problem with that. The changes are faster when you are married with somebody out of your culture. So you really are forced to change few things. Jo, if you're married to a desi person, you would, you know, resist those changes. Depends where the desi person was born. बिल्कुल ठीक है. सही कहा. अच्छा, डॉक्टर अफशा हैंड रेज कर रही थी. डॉक्टर अफशा, आपने दोबारा. अच्छा, मैं जो पहला पॉइंट कहना चाह रही थी वो आसमा ने कह दिया, इसलिए मैंने हाथ नीचे कर दिया. और लेकिन दूसरे लेवल पे ये चीज है कि पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको देख के बड़ी खुशी हुई. और दूसरी बात ये है कि हम दो चीजों को देख रहे हैं यहाँ पे, अमेरिकन और वेस्टर्न पीपल मैरिड टू वेस्टर्न पीपल. अगर आप उनके हाउस होल्ड को देखेंगे तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट्स जैसे आसमा ने कहा, ये साथ है, दोनों साथ रहते हैं एक दूसरे में. कोई ये नहीं कि मैंने बीवी रखी है, मैंने बीवी नहीं रखी है, हम दोनों साथ रहते हैं. और फिर जब दोनों साथ रहते हैं तो ये मुआशरा अब जिस जगह पे है, मैं ये नहीं कहती है हमेशा से ऐसा था, ये मुआशरे अब जिस जगह पे हैं, तो हमारे यहाँ इमोशनल डिसीजंस और इमोशनल रिएक्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. यहाँ रैशनल थिंकिंग ज्यादा है. तो हमारे यहाँ माँ इस चीज को बड़ा एंजॉय करती है कि मुझे बड़ी वैल्यू मिलेगी क्योंकि मैंने बड़ी कुर्बानियां दी होंगी और मैंने बच्चों के साथ रातें जागी होंगी और मैंने सब कुछ की. तो आई एम द मदर अदर देन बेयरिंग अ चाइल्ड. उसके बाद जो नर्चरिंग वाला है वो भी माँ इस चीज में प्रिविलेज ले रही है और बाप इसमें अंडरमाइन हो रहा है सॉर्ट ऑफ. ठीक है. फिर बाप प्रिविलेज लेना शुरू करता है कि मैंने कमाया है और मैंने सब कुछ दिया है. तो ये डॉक्टर अफशा, मैं थोड़ा सा एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ. ऑब्जर्वेशन है कि हमारे यहाँ तो जो मदरहुड है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो
इतना रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता। अच्छा, जो चीज मैं कर रही हूँ मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। जो इमोशनल पार्ट ऑफ इट है ना, उसमें माँ की वैल्यू अर्ली इयर्स में बच्चे की, वो जो डायपर चेंज करना और रातें जागना और बच्चे का ख्याल रखना, ये सब कुछ माँ के एंड पे है और माँ इसको बड़े प्राउडली प्रेजेंट भी कर रही है। एक्नॉलेज हो रहा है या नहीं वो मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। और फिर दूसरे एंड पे बाप प्राउडली प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि मैं कमा रहा हूं और मैं, ठीक है, ब्रेड अर्नर हूं। अच्छा, अब ये दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना, जस्ट इमेजिन कि अगर एक हाउस होल्ड ऐसा हो जहां पर दोनों काम कर रहे हो, तो फिर दोनों तरफ से कोई सुप्रीमेसी नहीं आती कि मैं बेहतर हूं या मैं बेहतर हूं, तो ये बड़ा एक इक्वल लेवल आ जाता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल जैसे अस्मा ने कहा, मैंने मेरे वालिद साहब एक जुमला कहते होते थे, जड़े ऐसे पढ़े और लाहौर भी पढ़े। ठीक है, तो वो लोग जो उस कल्चरल सेटअप में डेवलप हो के एक मैच्योर एज में यहाँ आते हैं, वो नहीं बदलते। उनके हाउस होल्ड्स में अभी भी आपको वैसा ही बर्ताव नजर आता है, और बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। लेकिन जो 1-2 जनरेशंस के बाद हम देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन भी, जैसे अभी शफीक साहब ने कहा ना, माय ओन ब्रदर जो इंग्लैंड गया था, उसकी शादी के 3 साल बाद वो चला गया था, उसकी बेटी वहां पैदा हुई, तो उसने रात को कह रखा था अपनी बेगम को कि तुम नहीं निकलोगी बेड से, जितनी दफा उठना होगा मैं निकल के जाऊंगा, और वो डायपर भी चेंज करता। बट दोज आर वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम आवर कल्चरल साइड। यहाँ पर होते होते ये इक्वालिटी काफी हद तक आ चुकी है। हैविंग सेड दैट, बच्चे की निगहदाश्त की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी मेनली मदर्स ही की है, बेशक वो काम कर रही हो, बेशक वो काम ना करें। वो जो एसोसिएशन है ना माँ और बच्चे की, वो यहाँ भी बड़ी स्ट्रांग है। थैंक यू। थैंक यू। कुद्दूस साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जी सर। जी कुद्दूस साहब। वैसे ही वो हैंड रेज हुआ हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो अब बाकी कुछ दोस्तों ने कोई सवाल नहीं किया, अगर वो करना चाहते हैं फिर हम कंक्लूड करते हैं इसको। अगर कोई सवाल, कोई कमेंट है किशोर आपकी तरफ से, या अमरीन का तो सवाल आ गया था, अगर फर्दर कोई कमेंट है तो और कौन है? आयशा है जी, सफिया है। जी सफिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फरजाना साहिबा को देख के बड़ी खुशी हुई, और मेरे साथ ये फेसबुक पर हैं, और नजर आ रहे हैं। अब वो कह रही है कि मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मैं आपको देख नहीं रही कि मैं कहूँ कि मैं आपको देख के बहुत खुशी हुई। तो यही कहा जा सकता है, आपको सुन के खुशी हुई। ये मुझे देखती रहती हैं, ये मेरे साथ फेसबुक पर एडिट है। तो बड़ा अच्छा लगा आप दोनों को साथ साथ देखकर। और शफीक चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बैकग्राउंड कैसे ब्लर किया है? यार ये इसमें जो ये अगर आप वीडियो पे जाएं, जहाँ पे स्टॉप वीडियो वाला जो ऑप्शन है, उसमें चूज वर्चुअल बैकग्राउंड है, और उसमें ब्लर की एक ऑप्शन है जी, जो मेरे पास। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलें ठीक है, फिर मैं ब्लर ही कर देता हूँ। जी हाँ, किशोर, ब्लर अच्छा। जी किशोर, आपका कोई सवाल, कोई कमेंट? किशोर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्योंकि मैं तो एक पिक्चर ही देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे रहा हूँ, तो मुझे बाहर की लाइफ का, यूरोप की, अमेरिका की जिंदगी का, फैमिली सिस्टम का इतना ऐसा आइडिया नहीं है। जो भी है यहाँ तो पढ़ा है, यहाँ आप लोगों से सुना है, तो मैं आपको बस कम्प्लीमेंट दूंगा कि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत वैल्यूबल आपने बातें कही हैं जो आगे हमें काम आएंगी। और इंशाल्लाह अगर हमें वेस्ट में चक्कर लगा तो ये चीज़ें देखने, और वहाँ पे खुद जाके उनका कल्चर हो गया, उनका फैमिली सिस्टम हो गया, उनकी ड्रेसिंग हो गई, खाने हो गए, तो करीब से देखने का मौका मिलेगा तो हम अपनी राय भी बताएंगे। थैंक यू। अच्छा, आसमा और शफीक साहब,
पर्टिकुलरली, बाकी दोस्तों को तारुफ ऑलरेडी है। किशोर जो है, किशोर ने 10th क्लास में अपनी पहली किताब पब्लिश की थी। जी तो माशाल्लाह। ये मुझे बड़ा मतलब वंडरफुल लगा था कि 10th क्लास में हमें तो ये नहीं पता था कि किताब भी किस तरह लिखते हैं और पब्लिश किस तरह करते हैं। तो बहरहाल इसका ये एक बड़ा अचीवमेंट थी और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इसकी। Very जी, और impressive. किशोर एक चीज जो ऐड करना चाहूंगा, सॉरी अस्मा आप कुछ कह रही थी, जारी रखें। I was just commenting, it's very impressive कि 10th class में book publish की। May I know कि वो book का topic क्या था? जी किशोर, आप खुद बताइए बाकी बात। किशोर जी आपने एक दफा फिर म्यूट कर दिया। किशोर आप अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, फिर बात करो। सॉरी सर, मैं सुन नहीं सका, असल में हाँ, रूममेट आसमा था तो आसमा आपसे ये पूछ रही हैं कि आपकी जो किताब थी उसके बारे में कुछ बताइए। किस जी सब्जेक्ट पे किताब आपने बुक? मैंने उस टॉपिक है, बुक का नाम है ज़मीन पे दस्तक। तो ये एक अफसानवी किताब है। इसमें मैंने 20-25 जो अफसाने लिखे तो बहुत ज़्यादा थे, जो सिलेक्ट करके टीचर्स की मदद से उनको पब्लिश कराया है। ज़मीन पे दस्तक, इसका मतलब है ज़मीन पे इंसान की आमद। तो इसमें ज़्यादातर मैंने सोसाइटी को लेके, गरीब लोगों को लेके, एजुकेशन को लेके मेन थीम जो है ये थे मेरे। जिस तरह कृष्ण चंद्र लिखता है, खुशवंत सिंह, मंटो मंटो की मैंने उस वक्त ज़्यादा किताबें पढ़ी नहीं थी तो उसको कॉपी किया था। बाकी मुमताज़ मुफ्ती के नावल पढ़े थे, कुदरतुल्लाह शाहाब को। तो जिस तरह मैं बुक्स पढ़ता था मुझे आइडिया होता था कि यार इस टॉपिक पे मुझे लिखना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते ही अगर मुझे कोई इस तरह से अच्छा मुझे मिल जाता था फ्रेम, तो मैं उस पे लिखता था पूरी स्टोरी। तो नावल भी लिखने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये हुआ कि नावल एक लंबी स्टोरी होती है और एक्सपर्टीज नहीं थी मेरी कि करेक्टर्स के मैं उनको करेक्टर्स को उनका एक रोल दूं, उनके हुलिया बयान करूं, उनके उनके लाइफ पूरी को मैं अपने सामने रखूं। तो अफसाने मुझे ज़्यादा ठीक लगे थे क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, इसमें आप एक अपना ख्याल जो होता है उसको अमली जामा पहना सकते हैं। और जी, तो उसके बाद तो मैं बस पढ़ता ही हूँ अभी तक। और लिखने का, मजीद लिखने का इरादा है, इंग्लिश में लिखने का इरादा है। पॉलिटिक्स पे कुछ लिखता हूँ। पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए ज्वाइन की थी कि ये सोसाइटी और गवर्नमेंट से ज़्यादा रिलेटेड होती है और मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ हमने हिस्ट्री भी इसमें पढ़ लेते हैं, फ़िलासफ़ी भी पढ़ लेते हैं, फ़िलासफ़र्स को भी पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, वो कैसी बातें करके गए हैं। तो लिखने का जो रुझान था मेरा, ये ख्याल था कि यार इंसान अगर पैदा हुआ है तो इसका कुछ मकसद है, बगैर कुछ किए अगर यहाँ से चला गया तो आपकी लाइफ जो है बेकार है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ अपनी लेगेसी नहीं छोड़ के गए। तो मुझे मोटिवेशन यहीं से आई है कि आपने कुछ करना है, तो मैंने लिखना चूज किया था। Very nice, thank वेरी you. इम्प्रेसिव। अच्छा, अगर आपने मैट्रिक में जो है मुमताज मुफ्ती और कुदरतुल्लाह शाहाब और बाकी लोग पढ़ लिए थे तो जनाब कमाल बात है। हम तो मैट्रिक में इमरान सीरीज के नावल पढ़ा करते थे। ये सारी चीजें तो यूनिवर्सिटी से पहले हमें मतलब हाँ, नसीब ही नहीं हुई। आयशा, अच्छा शफीक साहब, आयशा हबीब हैं हमारे साथ, ये जी जी बहरिया में पढ़ाती हैं, इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पढ़ा रहा हूँ। आयशा, आप भी कोई कमेंट कीजिए या क्वेश्चन जो भी आप कहना चाहें। आयशा, जी आयशा। मेरा ख्याल है आयशा शायद कोई टेक्निकल इशू है या मौजूद नहीं है। तो अब अगर अम्बरीन हमारे साथ हैं तो मैं थोड़ा सा बहुत अनकन्वेंशनल किस्म की जो अम्बरीन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना, ये बड़ा अच्छा समराइज करती हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा सेशन को अपना कमेंट भी करें और उसको सम अप कर दें, तो उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी अम्बरीन।
अमरीन भी नहीं। जी मैं हूँ सर। जी डॉक्टर साहब। कुछ डॉक्टर साहब मैंने बड़ी आपसे डिमांड की है अनकन्वेंशनल सी कि आप थोड़ा सा ओवरऑल इसको ना समराइज कर दें ब्रीफली, और कोई कमेंट ऐड करना चाहें तो कर दें, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी थैंक यू सो मच। पहले तो मिसेस शाहिद आपको देख के बहुत अच्छा लगा, वेलकम जो कन्वर्सेशन, और बहुत बहुत आपने वैल्यूएबल चीजें ऐड की और बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन किया जो मुझे तो बहुत ही पसंद आया कि आखिर दूसरी सोसाइटीज में वाइफ्स के साथ क्या सलूक किया जाता है। और शायद साहब आपने इसको बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी है, इतनी मैं काबिल हूँ नहीं कि मैं इतना एक बड़ा आप बहुत काबिल हैं, आप पोलाइट ज्यादा हैं, काबिल हैं आपको, मुझे पता है इस बात का। जो मैंने कंक्लूड किया वो ये कि कल्चरल डाइवर्सिटी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे कल्चर में और दूसरी जगहों पे जो लोग जाकर रहते हैं उनको एक डाइवर्सिटी फील होगी। और एक चीज और हमने ये भी नोट की कि जो फर्स्ट जनरेशन जाकर दूसरी जगह रहती है उससे बहरहाल बहुत इश्यूज होते हैं इंटीग्रेशन में, और एक बैरियर जो नेचुरली शायद ह्यूमन बीइंग्स में होता है नए लोगों के साथ मिलने में, वो शायद थ्रू आउट लाइफ ही उनके साथ कंटिन्यू रहता है। सिर्फ चंद उन लोगों के जो ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, डिफरेंट माइंड सेट के साथ जाते हैं और उन लोगों में इंटीग्रेट हो जाते हैं। और इसके अलावा बेसिक वैल्यूज डिफरेंट कल्चर्स की और एक साथ रहना, और मुझे कोई इतना ज्यादा इंसानियत में ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आया। कुछ माइंडसेट्स में जो डिफरेंसेस हैं, और जो बेसिक डिफरेंस मैंने फील किया वो जैसे डॉक्टर अफशा हुमा ने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं बेसिकली वही कम्युनिटी डिफरेंस वो हमें उन दूसरों से अलग कर रहे हैं ज्यादा। एज पर ह्यूमन बीइंग मोस्टली चीजें एक जैसी हैं। और एक और चीज मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी, जो मैम अस्मा ने बताई कि हम बहुत सारी वैल्यूज जब टीच करते हैं तो हम उनको इस्लाम के साथ रिलेट इतना कर देते हैं कि बस आप मुसलमान हैं और इस्लाम है और आपने ये इसलिए सीखना है, सच इसलिए बोलना है कि आप मुसलमान हैं। फिर उसके बाद हमारी बच्चे जो मैं देखती हूँ, पता नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, वो ये भी है कि वो उससे ना रिपेलेंट फील करते हैं, रिपेल करते हैं, शायद उनको कोई इतना अच्छा नहीं लगता कि हमें कन्फाइन करें। इसके बजाय अगर ह्यूमन वैल्यूज को एज पर ह्यूमन वैल्यूज एस्टैब्लिश करें और बच्चों को बताएं और फैलाएं तो शायद वो ज्यादा एस्टैब्लिश होंगी। शायद आसपास के लोगों को भी हम प्रीच करने के बजाय के मजहब की तरफ आए, ह्यूमैनिटी की तरफ लाने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये बहुत बड़ी चीज लर्न की, मुझे बहुत खूबसूरत बात ये लगी और मेरे लिए तो बहुत नॉलेज में। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ऐड किया इसमें और मैंने इतनी अच्छी कन्वर्सेशन सुनी। अब यही मेरा कंक्लूजन था सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ख्याल है इसी पे हम कंक्लूड करते हैं। शफीक साहब आपका और अस्मा अमीन आपका बहुत शुक्रिया। अस्मा आप जब भी आपको वक्त मिले तो मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ, ये फोर्टनाइटली है हमारा मुकालमा जो है, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं। और दूसरा ये है कि आपके जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे काम करने वाले लोग जो हैं वो उनके साथ नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी यकीनन मुयसर होगी, तो उस हवाले से भी ये आपके लिए भी यूजफुल होगा। तो बाकी तो डिपेंड करता है कि टाइम जब भी अवेलेबल हो। शफीक साहब तो बड़े काइंड हैं, हर दफ़ा हमारे साथ परमानेंटली शरीक होते हैं, तो किसी न किसी तरह ये मैनेज कर लेते हैं। इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेकिन टाइमिंग कुछ इस किस्म की है कि ठीक है, सुबह के टाइम यू नो वेरी बिजी टाइम फॉर किड्स स्पेशली यू नो बच्चों के साथ इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इवन दो यू नो आई रियली वुड लव टू जॉइन यू गाइस, लेकिन जब भी पॉसिबल हुआ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।
कुद्दूस साहब आपका बहुत शुक्रिया, किशोर बेटा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब अमरीन आपका अगेन बहुत शुक्रिया, एवरीवन थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस शाहिद, नाइस सीइंग यू। You have a good one. Asma, it was good having you here, and everybody, you guys, good night, and Asma, you have a great day. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care, Thank you everybody. so much. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.